और इस साल भी पूरे चांस है कि एक या एक से ज़्यादा सवाल जो है इससे आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 की हम उम्मीद रख सकते हैं। नीट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से केटायंस है और कौन कौन से एनायंस है। सबसे पहले अगर हम एनायंस की बात करें, केटायन कहाँ से आया? बेस से। तो एनायंस को एसिड रेडिकल्स भी बोलते हैं, केटायंस को बेसिक रेडिकल्स से बोलते हैं। तो जो सॉल्ट है जिसमें सल्फाइड आयन है उसमें आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे तो कौन सी गैस निकलती है? H2S गैस निकलती है। डायरेक्ट सॉल्ट को हीट करना होता है फ्लेम के अंदर तो हमें डिफरेंट कलर की फ्लेम नजर आती है। रीजन है कि इनके हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? सॉल्ट एनालिसिस के बैकलॉग किलर वाले पार्ट में आपका स्वागत है ना। आज का लेक्चर जो है वो हमारा सॉल्ट एनालिसिस रहने वाला है। ये एक नया चैप्टर है जो कि पिछले साल ही ऐड हुआ है। पिछले साल इससे एक सवाल भी आया था और इस साल भी पूरे चांस है कि एक या एक से ज्यादा सवाल जो है इससे आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 की हम उम्मीद रख सकते हैं। चैप्टर थोड़ा ऐसा है कि समझने का कुछ भी नहीं है। लाइक सिंपल से जो केटायन और एनायंस हमारे सिलेबस में है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ये पूरी, है ना। वही चीज जो मैं लिखूंगा बोर्ड पे बस आपको वही पढ़नी है, वही टेस्ट, है ना। क्या कलर है क्या नहीं है, सब कुछ वही चीजें जो है वो पूछी जानी है और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और वही सब हम इसमें चैप्टर में देखने वाले हैं। बिना देर किए शुरू करते बेटा। कंप्लीट चैप्टर जो है हम करने वाले हैं। नीट के सिलेबस में क्या है, ये भी एक अच्छा सवाल है। नीट के सिलेबस में देख लेते हैं क्या है हमारे अंदर। जो नीट सिलेबस है, नीट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से केटायंस है और कौन कौन से एनायंस है। सबसे पहले अगर हम एनायंस की बात करें, ठीक है, एनायंस की अगर हम बात करें तो एनायंस में हमारे पास रहने वाला है सबसे पहले कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आने वाला है सल्फाइड, इसे बोलते हैं सल्फाइड, है ना। अभी नाम लिख लेता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। उसके बाद इसे बोलते हैं हम नाइट्राइट, ये हो गया। इसका नाम क्या हो गया? कार्बोनेट। एक बार नाम लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, जहां भी आएगा, है ना। कार्बोनेट नाम तो पता होना ही चाहिए बेटा। इसे बोलते हैं हम सल्फाइड और इसे बोलते हैं हम नाइट्राइट। इसके अलावा और भी हैं। और कौन से हैं? तो Cl-, Br-, I- एंड नाइट्रेट। इसे क्या बोलते हैं? NO2- होता है नाइट्राइट और इसे बोलते हैं बेटा नाइट्रेट। उसके बाद ये कहलाएगा अपना आयोडाइड, इसे कहेंगे ब्रोमाइड और इसे कहेंगे क्या? क्लोराइड। ये तो बेसिक है, ये तो पता ही होते हैं वैसे। फिर उसके बाद हमारे सिलेबस में है सल्फेट, ठीक है। उसके बाद क्या है? सल्फेट, इसे क्या कहेंगे? सल्फेट। तो ये तो कहानी है हमारी नीट की, जो कि एनायंस की है कि ये एनायंस हमारे नीट में है। ये एनायंस हमारे क्या है? नीट में है। अब केटायंस कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। केटायंस कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। केटायंस कौन कौन से देखते हैं, पता लगे ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही चीजें पढ़नी है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। केटायंस में हमारे पास आते हैं कौन कौन से? हमारे पास Pb2+ आएगा, हमारे पास कॉपर प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम 3+, Fe3+, क्रोमियम आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमारे पास, सॉरी क्रोमियम नहीं है, Ni2+, ठीक है। उसके बाद जिंक है, जिंक 2+ है। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम है, कैल्शियम, बेरियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और अमोनियम। ये केटायंस हमारे सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, ठीक है। वापिस देख लो एक बार कौन कौन से हैं। Pb+2 हो गया, कॉपर+2, सॉरी कॉपर+2 हो गया, Pb+2 कॉपर+2, 1 लिख दिया था मैंने, है ना। कॉपर+2, Pb+2 कॉपर+2, एल्यूमिनियम+3 एल्यूमिनेट, फेरिक निकल+2, जिंक+2, कैल्शियम+2, बेरियम+2, मैग्नीशियम+2 और अमोनियम जो है वो हमारे सिलेबस में है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से इंट्रोडक्शन की, कि ये सॉल्ट एनालिसिस है क्या। क्या है डेफिनेशन सॉल्ट एनालिसिस? नाम से पता चल रहा है एक सॉल्ट जो कि किसका बना होता है? एसिड और बेस का, उसका एनालिसिस करना है। एक सॉल्ट किसका बना होता है, आप खुद सोचो। सॉल्ट होता किससे है? एसिड प्लस बेस से बनता है। एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, यही बनता है।
हमें इसका ही एनालिसिस करना है। तो इसके अंदर क्या क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, केटायंस होंगे, एनायंस होंगे, केटायंस प्लस एनायन, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। हमें यही पता करना है कि इसमें किस टाइप का केटायन है और किस टाइप का एनायन है। यही हमारा सॉल्ट एनालिसिस होगा, यही हमारा क्या होगा, सॉल्ट एनालिसिस होगा। टू डिटेक्ट केटायंस एंड एनायंस, क्या लिखा हुआ है, डिटेक्शन ऑफ केटायंस एंड एनायंस फ्रॉम गिवन मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या है बेटा, ये सॉल्ट है। जो भी लैब असिस्टेंट हमें एक मिक्सचर देता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। उस सॉल्ट में हमें पता क्या करना, केटायन एनायन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा NaCl, मैंने यहां क्या लिखा बेटा, NaCl सॉल्ट है, तो किससे बनेगा वो, HCl प्लस NaOH से बनेगा क्या। ये देखो, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा, जो कि होगा हमारा कौन सा, NaCl। ये क्या हो गया हमारा सॉल्ट, ये क्या हो गया सॉल्ट। अब इसमें पता करना है कि इसमें सोडियम, हमें दिखता थोड़ी, आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर दे दूं मैं, नमक जैसा दिखने वाला, तो क्या देख के बोल दोगे कि ये नमक है, देख के तो नहीं बोल सकते ना। तो पता करेंगे कि उसमें सोडियम है और उसमें क्लोराइड आयन है, तो सोडियम आयन के टेस्ट लगाएंगे, क्लोराइड आयन के टेस्ट लगाएंगे। तो कोई भी सॉल्ट जो है वो एक केटायन और एनायन से बना होता है। अब केटायन कहां से आता है बेटा, केटायन कहां से आता है बताओ। तो केटायन कहां से आता है, जैसे मान के चलो ये केटायन है, इसके अंदर केटायन कौन है बेटा, इसके अंदर केटायन है Na प्लस और इसके अंदर एनायन कौन है, Cl माइनस। केटायन कहां से आया, बेस से, यहीं से आया होगा। ये केटायन जो है वो आपका बेस से ही दिख रहा है आपको। तो केटायन बेस से आया तो इसे कहेंगे बेसिक रेडिकल। क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल, नया नाम। केटायन बोलना और एनायन बोलना ठीक है, सब यही बोलेंगे, लेकिन एनायन को बोला जाएगा एसिड रेडिकल, क्योंकि ये एसिड से आया है बेटा। जो जिससे आता है उसका नाम दे दो। तो एनायंस को एसिड रेडिकल्स भी बोलते हैं, केटायंस को बेसिक रेडिकल्स से बोलते हैं। रीजन बोलो क्या, क्योंकि ये एसिड से आता है और ये बेस से आता है। फिर बात आती है कि एक जो चीज है कि वाई टेस्ट ऑफ एनायंस आर परफॉर्म्ड, है ना, फर्स्ट देन फॉलोड बाय केटायंस, यानी कि पहले एनायंस का टेस्ट क्यों किया जाता है, ये एक सवाल आता है। सो रीजन उसका लिखा हुआ है, आंसर है ये आंसर। यहां पे आप क्या लिखोगे, ये आंसर, आंसर पहले लिखा हुआ है बेटा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना, या एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, ऐसे समझ लो कि सम एनायंस कैन इंटरफेयर टेस्ट ऑफ केटायन, दैट्स व्हाई टेस्ट ऑफ एनायंस आर परफॉर्म्ड फर्स्ट फॉलोड बाय केटायंस। यानी कि पहले किसका टेस्ट किया जाएगा, एनायंस का किया जाएगा, उसके बाद केटायंस का किया जाएगा। क्यों, उसका आंसर ऊपर लिखा है कि सम एनायंस कैन इंटरफेयर टेस्ट ऑफ केटायंस। अगर आप पहले केटायन का टेस्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे एनायंस हुए जो कि केटायन का टेस्ट भी खराब कर सकते हैं, उसे भी इंटरफेयर कर सकते हैं। भाई अपना एनायन का इंटरफेयर करे वो एक अलग बात है, वो केटायन के टेस्ट को भी इंटरफेयर कर सकते हैं। यानी कि तुम अगर पहले केटायन का करते हो सकता हो कोई इंटरफेयरिंग एनायन उसमें प्रेजेंट हो, और तुम पहले टेस्ट केटायन के चल दिए, करने के लिए चल दिए। अब केटायन का टेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे केटायन आ ही नहीं रहा, हो सकता हो वो उसमें हो, लेकिन क्यों नहीं आ रहा, कि एनायन ने इंटरफेयर कर लिया होगा कुछ, आप टेस्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो। इसीलिए इस माथाफोड़ी से बचने के लिए ये बोला कि भैया एक काम करो, पहले एनायन का टेस्ट पता कर लो। अगर कोई ऐसा एनायन है जो इंटरफेयर करता है केटायन के टेस्ट में, तो हमें पहले पता लग जाएगा। इसलिए पहले बीमारी से पता करना है कि कोई बीमारी तो नहीं है फालतू की, तो पहले आप एनायन का ही टेस्ट करो, ताकि हमें ये पता रहे कि ये एनायन इसमें है और ये अगर इंटरफेयरिंग है तो ये किस किस केटायंस के साथ इंटरफेयर कर सकता है, अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। हमें अगर पहले पता चल जाए कि हमें किस तरह का इंटरफेयरिंग एनायन प्रेजेंट है, तो हम उसे बच जाएंगे। सारे एनायंस इंटरफेयरिंग नहीं होते, लेकिन जो होते हैं बस उन्हीं से बचने के लिए ये काम किया जाता है। नहीं है वेल एंड गुड, बट है तो भी हम बच जाएंगे अगर ऐसा। तो इस तरह के कौन से एनायंस हो सकते हैं जो केटायंस के टेस्ट को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इंटरफेयरिंग एनायंस की एक लिस्ट लिखी हुई है मैंने नीचे, एक है बोरेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट,
ऑक्जेलेट, आप इनके नाम लिख सकते हो बेटा। ये है आपका क्या, बोरेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, सिलिकेट, ये तो फ्लोराइड जानते ही हो। और अच्छी बात यह है कि इसमें से एक भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इनके टेस्ट तो पढ़ने ही नहीं है, एक भी हमारे सिलेबस में नहीं है। दिस इज ऑक्जेलेट, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि एक भी हमारे सिलेबस में नहीं है। एनीवेज, बट हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है वो कि इंटरफेरिंग इनमें से कौन सा एनायन इंटरफेरिंग एनायन है, तो सिंपल सी बात है बेटा, इसको याद रख लेना जैसे तैसे। फिर क्योंकि टेस्ट पहले एनायन का करना है तो एनायन का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, है ना। एनायन का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है तो वो देखो। एनायन का क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास दो तरीके से, कि जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसमें हमने क्या मिलाया, एसिड। जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसमें हमने क्या मिलाया, एसिड मिलाया। उसमें क्या मिला लिया बेटा, एसिड हो गया। इसके जो भी हमने मिक्सचर, वही हमारा ड्राई सॉल्ट जो कि हमको मिलेगा सैंपल, उसमें हमने क्या मिलाया, एसिड मिलाया। दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है। एक तो कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कोई गैस निकलती हुई दिखे, वोलेटाइल प्रोडक्ट नॉट ऑब्टेन्ड। अगर वोलेटाइल प्रोडक्ट मिल गया है ना तो उसे बोला जाएगा क्लास ए एनायन, और अगर नहीं मिला तो उसे बोला जाएगा क्लास बी एनायन। क्लास ए एनायंस और क्लास बी एनायंस, अब आपको पता चल जाएगा क्लास ए एनायंस कौन होते हैं, जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। अगेन यहां पे इनको भी क्लासिफाई किया गया है। ये है क्लास ए वाले हैं सब ग्रुप 1, और ये हो जाएगा सब ग्रुप 2। अगेन इनको भी क्लासिफाई किया जाएगा सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2। तो सब ग्रुप 1 वाले, क्लास ए में जो सब ग्रुप 1 वाले हैं, इनका जो रिएजेंट होता है ना, या यूं कहें रिएक्ट्स विथ, या यूं कहें गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद, गिव वोलेटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। हमारे सिलेबस में जो जो हैं वो मैं लिख देता हूं, ऐसे होने को और भी होते हैं पर मैं लिख रहा हूं अपने सिलेबस वाले। ये जो कार्बोनेट हमने लिखा था वो इसी में है, हमने सल्फाइड लिखा था वो इसी में है, हमने नाइट्राइट लिखा था वो इसी में है। इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा भी है। मैंने वही लिखा है जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि पूछा जाना तो यहीं से है। तो इसके अलावा भी कौन कौन से हैं, जैसे मान लो अपने पास सल्फाइट है, सल्फाइट SO3 - है, बाई कार्बोनेट है, वो भी है। बाई कार्बोनेट जो होता है अपना HCO3-, बाई सल्फाइट HSO3-, वो भी है। ऐसे होने को और भी है, ठीक है, लेकिन हम वही लिख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 में जो हमारे गिव वोलाटाइल प्रोडक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, यहां से इनको वो
कंसंट्रेट H2SO4 के साथ देंगे। हमारे सिलेबस में जो है वो मैं बता देता हूं, हमने लिखा है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस और नाइट्रेट, ये है जो सब ग्रुप 1 वाले होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ये जो चीजें आती है ये आती है मतलब पीपीटी रिएक्शंस देते हैं, पीपीटी रिएक्शंस, और इसमें हमारे पास है सल्फेट, जो कि हमारे पास क्लास बी का एकमात्र एनायन हमारे सिलेबस में है सल्फेट। सब ग्रुप 2 जो है वो रिडॉक्स चेंजेस होते हैं ना, रिडॉक्स बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, इसमें MnO4 माइनस हो गया है ना, इसमें और भी आता है जैसे डाइक्रोमेट हो गया, Cr2O72 माइनस एटसेट्रा कर दो, क्योंकि इस वाले कैटेगरी से हमारे पास एक भी एनायन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल बात हमारे पास किस किस की रहेगी, जो रहेगी वो एनायंस मैंने लिखे हुए हैं, बाकी होने को और भी होते हैं पर मैंने नहीं लिखे, जैसे कि इसमें फ्लोराइड भी आता है ना, सब ग्रुप 2 में फ्लोराइड भी आता है, इसमें नीचे और भी आते हैं पर मैंने नहीं लिखे हैं, है ना, तो मैंने वही लिखे हैं जो अपने सिलेबस में है। हाँ, MnO4 माइनस और Cr2O7 डाइक्रोमेट वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है, पर मैंने लिख दिया, मैंने कहा एक भी एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करेंगे सीधा कि एक होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट और एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है, हमें ये बताता है कि इसमें ये हो सकता है, इसे प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। बेसिकली ये ड्राई टेस्ट होते हैं। ये ड्राई टेस्ट क्या होते हैं कि डायरेक्ट आप जो आपका सैंपल है उसमें आप डायरेक्ट एसिड मिलाओगे, दिस इज कॉल्ड ड्राई टेस्ट। ये ड्राई टेस्ट केटायंस के लिए भी होते हैं, एनायंस के लिए भी होते हैं। अभी हम एनायंस की बात करें तो बेसिकली ये एनायंस के ड्राई टेस्ट है। सिंपल सी बात है कि ड्राई सॉल्ट लिया और उसमें डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, आपकी मर्जी कुछ भी मिला दो, एक टेस्ट ट्यूब ली, एक सैंपल लिया जो आपके पास, आपको पता नहीं है उसमें क्या है, वो सैंपल लिया और उसमें आपने इनमें से दोनों में से कोई भी एक एसिड डाला। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पहली चीज, अगर रिएक्शन नहीं होती है, अगर रिएक्शन नहीं होती है तो फिर यूज कंसंट्रेट H2SO4, या यूं कहें कि नो सब ग्रुप, या यूं कहें सब ग्रुप 1 एनायन आर एब्सेंट। कुछ नहीं हुआ डाइल्यूट डालने से, खत्म करो, है ना, सब ग्रुप 1 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर डाइल्यूट होता, डाइल्यूट डालने पे अगर रिएक्शन होती है तो फिर हमारा एब्सेंट है। अब रिएक्शन क्या क्या हो सकती है, वो रही 3, नो रिएक्शन, रिएक्शन, ये रिएक्शन वाली कैटेगरी होगी। अगर आपको कलरलेस, ऑर्डरलेस, ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब समझते हो सोडे की बोतल में से जो जाग पानी के बुलबुले ऊपर जाते हैं उसे बोला ब्रिस्क एफरवेसेंस, कि ऊपर कोई गैस आती हुई दिखे आपको, कलरलेस ब्रिस्क एफरवेसेंस, वो सोडे की बोतल में जो बुलबुले नजर आते हैं वैसा नजर आए, तो इसका मतलब है CO2, है ना, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी गैस है, CO2 गैस। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कार्बोनेट आयंस में बी प्रेजेंट। उसके बाद आता है रोटन एग लाइक स्मेल, मान लो, तो ये जो होती है ये होती है कौन सी, H2S। H2S गैस जो है वो इवॉल्व होगी, H2S गैस जो है वो इवॉल्व होगी, और अगर H2S गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कहेंगे सल्फाइड आयंस, सल्फाइड आयन में बी प्रेजेंट, सल्फाइड आयन में भी प्रेजेंट, है ना। और अगर ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखे तो वो होती है NO2 गैस, ठीक है। यहां हम देखेंगे तो नाइट्राइट आयन में बी प्रेजेंट। ये हमारा बेसिक सा एक फंडा है जिसमें हम इनिशियली ये पता करते हैं कि कौन कौन क्या हो सकता है। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें सैंपल डालना है, सैंपल डालने के बाद हमें ये पता करना है कि उसमें रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रिएक्शन हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है तो इसका मतलब है सब ग्रुप 1 जो है वो एब्सेंट है। अगर हो रही है तो 3 तरह की हो सकती है,
कि ये जो गैस है ऑर्डरलेस, कलरलेस, ब्रिस्क एफरवेसेंट गैस आ सकती है, रोटन एग लाइक स्मेल आ सकती है, वो भी गैस ही होती है, ब्राउन कलर की गैस हमें निकलती हुई दिख सकती है। अकॉर्डिंग टू इसमें पॉसिबल आयंस की अगर हम बात करें, कौन कौन से आयंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं क्लास ए के ही सब ग्रुप 2 की। तो वही सेम चीज है, बट यहां एक फर्क है कि जो यहां पे ग्रुप रिएजेंट होता है, वहां डाइल्यूट एसिड था, यहां कंसंट्रेट H2SO4 होता है। ठीक है भाई, यहां कंसंट्रेट H2SO4 होता है ग्रुप रिएजेंट। चलिए, तो क्या कह रहा है, अगर ट्राई सॉल्ट लिया, कंसंट्रेट H2SO4 डाला, कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस निकली है ना, एक तीखी गंध के साथ अगर एक स्मेल निकली, which gives white dense fumes with glass rod of dipped into NH4OH। पहली चीज यहां से ये हो सकता है कि ये जो गैस है, ये जो गैस है ये कौन सी होगी, और पॉसिबल एनायन, इस तरह से देख लेते हैं। तो ये जो गैस है ये हो सकती है आपकी HCl, और पॉसिबल एनायन हो सकता है क्लोराइड। अगर रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, उसकी भी स्मेल जो है वो पंजेंट है, और इंटेंसिटी उस ब्राउन गैस की इंक्रीज हो जाए आफ्टर द एडिशन ऑफ MnO2। जैसे इस टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल डाला, कंसंट्रेट H2SO4 डाला, ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, आपको मजा नहीं आ रहा, कह रहे और डालेंगे, थोड़ी सी गहरी ब्राउन करो, इसे भयंकर करो। भयंकर करने के लिए आपने थोड़ा सा MnO2 उसमें और मिला दिया। जैसे ही MnO2 मिलाया, आपने देखा उसी ब्राउन कलर की गैस की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। पहली चीज, वो गैस कौन सी है, वो गैस है ब्रोम Br2 गैस जो है वो बनेगी। के बाद अगर हम बात करें तो कौन सा एनायन हो सकता है, तो ब्रोमाइड हो सकता है। सेम ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, ब्राउन की जगह अगर वॉयलेट वेपर्स निकलने जाए और इंटेंसिटी इंक्रीज उसी तरह से आप कर सको उसकी MnO2 मिला के, तो याद रखना ये तो I2 के वेपर्स हैं, आयोडीन गैस जो है वो जा रही है, और हो क्या सकता है वहां पे I- हो सकता है। ब्राउन गैस, फिर से ब्राउन गैस, अब ये ब्राउन गैस और ये भी ब्राउन गैस। ब्राउन गैस और इंटेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज कब होगी, जब आप कॉपर के छिलके, कॉपर टर्निंग्स जो है लेबोरेटरी के अंदर कॉपर टर्निंग्स होती है, कॉपर की छाल होती है ना, जैसे आयरन की वेल्डिंग वाले की शॉप पे देखा होगा आपने, आयरन के छिलके रहते हैं, वैसे कॉपर के छोटे 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 छिलके होते हैं, है ना, उसकी छिलन सी होती है, उसे बोलते हैं। और उसे अगर अपन उसी रिएक्शन में, जो रिएक्शन चल रही है उसमें अगर हम मिला दें, तो वो जो है सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू, सॉल्यूशन तो ब्लू हो जाएगा नीचे, है ना, और साथ में वो जो गैस की इंटेंसिटी है ब्राउन गैस की, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये जो गैस होती है ब्राउन कलर की, ये NO2 गैस है, और ये जो हो सकता है ये नाइट्रेट आयन प्रेजेंट इसमें हो सकता है। ये चारों आयन्स हमारे सिलेबस में है, और हम इसको इस तरह से देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब, कंसंट्रेट H2SO4, ये चीजें ऑब्जर्व हमें हो सकती हैं। इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसे हम देख लेते हैं, कि ये जो व्हाइट डेंस फ्यूम आता है ग्लास रोड NH4OH में डिप करने पर, ये क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि जो HCl गैस होती है हमारी, वो हम अगर NH4OH के साथ रिएक्शन करें तो ये NH4Cl बनेगा, जो कि व्हाइट डेंस फ्यूम होंगे। किस बनने की, क्या बनने की वजह से वो व्हाइट फ्यूम डेंस हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं। दूसरा, यहां क्या हुआ ऐसा, तो यहां क्या होता है कि देखो, जैसे मान लो अगर Br- है और आपने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और साथ में अगर आपने MnO2 लिया तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये एक से भले दो, जब दो होंगे तो Br2 की जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेम आप इसके लिए भी लिख सकते हो कि I- है, और अगर अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 लिया और साथ में MnO2 लिया, तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ I2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बेटा। इंटेंसिटी जो है वो I2 की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो कर ही रहा है इसको I2 में, लेकिन एक से भले दो, वो धीरे धीरे कर रहा था, ये आपने और मिलाया तो तेजी से करने लगे, अब ज्यादा I2 बन रहा है, तो इंटेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, ये रही बात। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या।
चलो बाकी चीजें आगे जो आएंगी वो हम देख ही लेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें, वैसे तो ये जो मैंने अभी रिएक्शंस लिखी हैं पिंक कलर में, ये ऐसी कोई खास रिएक्शंस नहीं है। ये अब हम जब आगे कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो फिर से हम चीज़ों को यहीं से शुरू करेंगे और वहां पे हमको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर भाई, चले आगे। चलो अब बात आता है वही, ये तो हो गए सब प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब ये होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट हमेशा होता है, इन्हें कहते हैं वेट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे हमें? वेट टेस्ट। वेट टेस्ट का मतलब है एक टेस्ट ट्यूब में जब तुम सॉल्ट डालो तो सॉल्ट का केटायन और एनायन सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में। ऐसा नहीं कि तुमने मिलाया और प्रेसिपिटेट आ गया, तुमने मिलाया और गैस निकल गई, नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, सॉल्ट के साथ पानी मिलाओ सबसे पहले, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, पानी में वो चीज रहे। वेट टेस्ट तभी कर पाओगे जब सॉल्ट सॉल्युबल होगा। वेट टेस्ट तभी कर पाओगे जब क्या होगा, सॉल्ट सॉल्युबल होगा। अब तुमने पानी मिलाया और वो सॉल्युबल हो गया, खुशियां मनाओ, कुछ करना ही नहीं है, उसे ही यूज करते जाओ। मतलब जो भी सॉल्ट में केटायन और एनायन है वो अब पानी के अंदर है, और पानी के अंदर है और हम उसी लिक्विड का आगे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वेट टेस्ट का मतलब यही है कि वो सॉल्युबल होना चाहिए। अब तुमने मिलाया, और जरूरी है हमेशा सॉल्युबल हो, नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल सॉल्ट भी हो सकते हैं। अगर वो सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो हमारा पहला धर्म यही है कि हम उसे सॉल्युबल बनाए। पानी डाला और पानी में घुल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना, वाटर एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे। पानी डाला और पानी में घुल गया तो क्या यूज करेंगे, वाटर एक्सट्रैक्ट। वी यूज वाटर एक्सट्रैक्ट इफ सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, एंड वी यूज सोडा एक्सट्रैक्ट अगर सॉल्युबल इनसॉल्युबल है वो। तो अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमें घूम फिर के करना तो सॉल्युबल ही है। सॉल्युबल है गुड, नहीं है बनाएंगे। क्या करना है, एक पार्ट लेना है इसका अपने सॉल्ट का, 3 पार्ट लेने सोडियम कार्बोनेट के, है ना। एक पार्ट लेना है सॉल्ट का, 3 पार्ट लेने सोडियम कार्बोनेट के। पानी मिलाना है टेस्ट ट्यूब में, गर्म करना उसे लगातार थोड़ी देर तक, बढ़िया अच्छा खासा हीटिंग करके उसको पानी को गुड़ 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 उबालना है। और उसके बाद उसे छान लेना है, थोड़ी देर रखने के बाद उसे छान लेना है। जो फिल्ट्रेट आएगा उसे हम सोडा एक्सट्रैक्ट कहेंगे, और वो फिल्ट्रेट ऑब्वियसली उसमें जो भी इनसॉल्युबल है वो नीचे रह जाएगा, और जो सॉल्युबल है वो हमारे पास आ जाएगा, और उस सॉल्युबल सोडा एक्सट्रैक्ट को हम यूज करेंगे। तो यहां से एक चीज जो बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर लेनी है कि वेट टेस्ट ऑब्वियसली सॉल्युबल फॉर्म में ही होंगे। अब आपने अगर सॉल्ट में पानी डाला और वो सॉल्युबल हो गया तो हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है, डायरेक्ट उसी वाटर एक्सट्रैक्ट को हम यूज कर सकते हैं फर्दर हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। अगर आपने मिलाया सॉल्ट में पानी और वो सॉल्युबल नहीं हुआ, देन आपके सामने एक चैलेंज और आएगा कि यार पहले तो इसको सॉल्युबल करो। सर इसको सॉल्युबल कैसे करें? तो इसको सॉल्युबल ऐसे करो कि मान लो कोई एनायन है किसी ऐसे केटायन के साथ है जिसकी वजह से वो इनसॉल्युबल है, तो हमें को केटायन रिप्लेस करना है बेसिकली। उस केटायन को हटा के मुझे सोडियम लगा देना है। अब सोडियम के साथ भी एनायन तो वही है और टेस्ट हमको एनायन का ही करना है। इट्स सिंपल, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लो मेरे पास ये M है और ये X है, ये प्लस है ये माइनस है। मैं यहां पे Na2CO3 जब मिलाऊंगा, ये वाटर इनसॉल्युबल है बेटा, इसको मैंने लिखा वाटर इनसॉल्युबल, WI का मतलब वाटर इनसॉल्युबल। ये जब हम सोडा एक्सट्रैक्ट मिलाएंगे, जब एक पार्ट लेंगे और Na2CO3, ये जो पार्ट है ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्ट इनसॉल्युबल है, और इसके साथ हमने सोडियम कार्बोनेट लिया। तो जब सोडियम कार्बोनेट लिया तो ये दोनों आपस में चेंज होके क्या करेंगे, ये तो बन जाएगा बेटा NaX, ये हो जाएगा तुम्हारा वाटर सॉल्युबल। यही हमें चाहिए था। क्या इसमें X चेंज हुआ? X चेंज नहीं हुआ। X चेंज नहीं हुआ, है ना। X माइनस तो सेम ही है ना बेटा। लेट सपोज यहाँ पे कोई भी कार्बन सॉरी यहाँ कोई भी अपना सल्फाइड है, उस सल्फाइड की जगह अब वो सोडियम सल्फाइड है। सल्फाइड का टेस्ट करना है हमें, तो क्योंकि हम तो एनायन का टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे केटायन चेंज किया है और केटायन चेंज करके उसे सॉल्युबल बना दिया। कोई भी मतलब यहां कोई भी केटायन हो उसे रिप्लेस करके सोडियम लगाना है। सोडियम कहां से आया? यहां से आया। और साथ में ये किस में बदल जाएगा? MCO3 लिख दो या M2CO3 लिख दो। अगेन ये आपका हो जाएगा फिल्ट्रेट। ये क्या हो जाएगा आपका? फिल्ट्रेट। और इसे हम यूज करेंगे फर्दर टेस्ट के लिए। क्या सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है बेटा समझ आ गया? क्यों बनता है बेटा समझ आ गया, है ना। ठीक है भाई, चलो आगे चलते।
बस शुरू करते हैं फिर कंफर्मेटरी टेस्ट। पहला, कार्बोनेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? बहुत आसान सा, छोटा सा, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है कि जब हम कार्बोनेट आयन लेते हैं और उसमें हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो एक गैस निकलेगी CO2 गैस। उस CO2 गैस की रिएक्शन उस CO2 गैस की रिएक्शन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, उस CO2 गैस की रिएक्शन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा CaCO3 मिल्कीनेस। और अगर हम उसे बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, जिसे हम बोलते हैं बेराइटा वाटर, और ये है हमारा लाइम वाटर। बेराइटा वाटर और लाइम वाटर, दो तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं। ये तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाएगा बेरियम कार्बोनेट, ये भी मिल्कीनेस आएगा। अगर हम एक्सिस में CO2 मिलाते रहे तो ये वापस बाई कार्बोनेट में बदल जाएगा। यहां पे मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी, नहीं मिलेगी, ये सॉल्युबल हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल है। ये वाटर इनसॉल्युबल रहेगा, प्रेसिपिटेट है। ये भी वाटर इनसॉल्युबल है, ये भी मिल्कीनेस है। और अगेन यहां पे भी अगर हम एक्सेस CO2 ले लें तो ये बन जाएगा आपका बेरियम बाई कार्बोनेट, जो कि वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, मिल्कीनेस चली जाएगी। ठीक है भाई, ये चीज है। तो सिंपल सी बात है, इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, ड्राई टेस्ट में ही ये कंफर्म हो जाता है बेटा, ये ड्राई टेस्ट में ही कंफर्म हो जाएगा। ये यहां तक का पार्ट तो हमें ऑलरेडी पता था। ठीक है, यहां तक का पार्ट तो हमें ऑलरेडी पता था कि ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें से CO2 गैस निकल रही है। उस CO2 गैस को आप और टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब उठा के लाओ, एक में पड़ा है लाइम वाटर, एक में पड़ा है बेराइटा वाटर, है ना, और वो CO2 उन दोनों में फ्लो करवा दो, दोनों पीले हो जाएंगे, मिल्कीनेस दूधिया कलर आ जाएंगे हल्का हल्का। ठीक है, क्योंकि दोनों इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे। लगातार वही CO2 अगर आप फ्लो करवाता रहे, अलग से कोई एक्सेस नहीं लानी है। इनिशियली गई CO2, मिल्कीनेस आया, लगातार आप छोड़ नहीं रहे हो, CO2 फ्लो करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, वो एक्सेस CO2 की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो मिल्कीनेस पहले डेवलप हुई वो गायब भी हो जाएगी, तो वो डिसअपीयर हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सिंपल सा कार्बोनेट का एक टेस्ट जो है, यहीं से सवाल आता है, ध्यान रखना बेटा क्या क्या हुआ है ना। ओके, चलिए आगे सल्फाइड का शुरू करते हैं बेटा। चलिए तो अब शुरू करते हैं अगला सल्फाइड आयन का टेस्ट। देखो सल्फाइड आयन का पहला टेस्ट है, जो भी सॉल्ट है उसमें कौन सा क्या होगा, सल्फाइड आयन होगा ऑब्वियसली। तो जो सॉल्ट है जिसमें सल्फाइड आयन है उसमें आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे तो कौन सी गैस निकलती है, H2S गैस निकलती है। ऐसे एक टेस्ट ट्यूब मान लो, ऐसे समझ लो उस टेस्ट ट्यूब में से आपका H2S गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने देखा कि यार कंफर्म करना है ना मुझे, H2S गैस निकली, यहां तक तो वो प्रीलिमिनरी टेस्ट की कैटेगरी में आता था। अब कंफर्म किया तो आपने बोला अपने दोस्त को कि यार जल्दी जा, ये गैस निकल रही है, कैसे पता करें कि H2S है। हालांकि ये इसकी स्मेल से पता लग जाता है, आप छोड़ो पूरी लेबोरेटरी में पता लग जाता है कि H2S निकली है, इतनी गंदी स्मेल होती है इसकी, रोटन एग लाइक स्मेल होती है। बट फिर भी ठीक है, हमें कंफर्मेटिव टेस्ट तो करना ही है। तो आप दो तरह से लाते हो कि एक फिल्टर पेपर लाते हो, है ना, कौन सा वाला, आ, एक लेते हो लेड एसीटेट, है ना, लेड एसीटेट ऑन फिल्टर पेपर। ठीक है, और वो यहाँ पे वो वाला फिल्टर पेपर आप यूज करते हो इस H2S गैस पे, जो है वो यूज करते हो। H2S गैस जहां निकल रही है उस पे एक फिल्टर पेपर पे लेड एसीटेट का एक दो बूंद डाली, फिल्टर पेपर जानते हो आप, उस पे एक दो बूंद लेड एसीटेट की डाल दी, और यहाँ पे फिर वापस उस फिल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ऐसे ऊपर रख दिया ऐसे। जहां जहां लेड एसीटेट है वहां पे क्या होगा, PBS का जो ब्लैक PPT है, ब्लैक स्पॉट,
ऑन फिल्टर पेपर। ठीक है, ये सेम रिएक्शन जो है वो कैडमियम एसीटेट के साथ भी हो सकती है, और आप ये लिख सकते हो कि कैडमियम एसीटेट ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेम सेम चीज है, फिल्टर पेपर। क्या होगा, सीडीएस का येलो कोट आ जाएगा। फिल्टर पेपर पे तो दो तरीके हैं, फिल्टर पेपर पर आप लेड एसीटेट की बूंद डाल दो या कैडमियम एसीटेट की बूंद डाल दो, और फिर उस फिल्टर पेपर को जहां आपने वो बूंद डाली है उसको उस टेस्ट ट्यूब के सिर पे मुंह पे रख दो। तो जहां जहां वो है ये रिएक्शन करेगा तो जो सल्फाइड आयन है वो रिएक्ट करके पीबीएस बन जाएंगे, ब्लैक पीपीटी। अगर आप कैडमियम एसीटेट लोगे तो सीडीएस बन जाएगा। नाम जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है ना, नाम जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। उसके बाद बात आती है कि सॉल्युबल सोल्ट, है ना। आप सॉल्युबल सोल्ट ले सकते हो और सोडा एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो, इफ सॉल्ट इज इनसॉल्युबल। जैसी आपकी मर्जी, जो लेना है ले लो। उसमें मिलाना है हमें एसएनपी। एसएनपी क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगी तो एक कलर डेवलप होगा, वॉयलेट, पर्पल भी बोल दो, कलर बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बनता है और सल्फाइड आयन के लिए होता है। अगर सल्फाइड आयन है, अगर सल्फाइड आयन है और आपने उस पर एसएनपी मिलाया, एसएनपी क्या होता है बेटा, एसएनपी एक कॉम्प्लेक्स होता है, Na2Fe, CN5NO, इसे बोलते हैं एसएनपी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एसएनपी। ये बन जाएगा Na4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na4। ठीक है, Na4, उसके बाद FeCN5, और ये बन जाएगा NOS। सल्फाइड आयन को ट्रैप कर लेगा ये, है ना, सोडियम थायो सल्फेट ऐसे करके ना। अब एक होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और वो होता है सोडियम, सॉरी थायोसल्फेट नहीं, गलत बोल दिया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड ऐसे बोलते हैं, SNP SNTP, है ना, SNP और SNTP। तो ये जो कलर आता है ना वो इसका कलर होता है बेसिकली। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वॉयलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देना भैया। ऐसे कुछ टेस्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रीजन कि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी कहीं ना कहीं ये वाले कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसे भी ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बिकॉज ये 2 चैप्टर में अपना जगह रखता है, और वो है क्या, सल्फाइड आयन का यहाँ टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस में, और अगेन आगे कहाँ आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी ये हम पढ़ चुके हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द नाइट्राइट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं क्या है। सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया, ऑब्वियसली उस सॉल्ट में नाइट्राइट आयन है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली। ठीक है, उस रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलते हुए यहां एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली। ये टेस्ट ट्यूब, और यहां से रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। ये गैस आपकी NO2 गैस है, ये निकल रही है। आपने इसी टेस्ट ट्यूब में, आपने इसी टेस्ट ट्यूब में कुछ चीजें ऐड करनी है। आपने इसमें मिला दिया क्या, KI मिला दिया, प्लस आपने स्टार्च मिला दिया, और मीडियम को एसिडिक करने के लिए CH3COOH मिला दिया।
कि भाई ये काम आपने कर लिया। ये जब आप मिलाओगे तो जो यहां पे है वो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन डेवलप हो जाएगा। और CuSO4 फाइनली हमें एक कंफर्म हो जाएगा कि ये CuSO4 जो है वो बन चुका है। यहाँ पे हमने ये चीज ले ली। फिर आता है ग्रीस इलोजवेट टेस्ट। देखो ये टेस्ट भी ऐसा ही कुछ है कि सिंपल है फंडा इसमें भी, कि आपने ये नाइट्राइट आयन ले लिया, ये जो सॉल्ट है वो ले लिया, इसमें हमारा NO2 माइनस है, सॉल्ट है, के अंदर हमारा NO2 माइनस है। इसमें क्या क्या मिलाना है? इसमें मिलाना है हमको सल्फानिलिक एसिड, 1 नेफ्थिलेमीन और एसिटिक एसिड। ये ऐसे ही नाम ही याद रख लो काफी है। +1 नेफ्थिलेमीन प्लस एसिटिक, ये मिला के आपको डायरेक्ट एक रेड एजो डाई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रेड एजो डाई। टेस्ट है बेटा, ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है इसका। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है। इसके नाम से, जो नाम इस पे यूनिक नाम वाले टेस्ट होते हैं ना, उसका खास तौर से ध्यान रखना, उनके ऑब्जर्वेशन जरूर ध्यान रखना। जैसे एक ये है ना, ग्रिज इलोजवेस टेस्ट जो है वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइट आयन के लिए स्पेशल टेस्ट हो रहा है। सल्फानिलिक एसिड मिलाते हैं, 1 नेफ्थिलेमीन मिलाते हैं और एसिटिक एसिड मिलाते हैं। ये तीन चीजें जब इसमें मिलाते हैं नाइट्राइट के साथ, तो हमें फाइनली एक रेड कलर का, रेड एजो डाई, एकदम लाल डाई जैसा हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, लाल कलर की डाई जैसा एक सॉल्यूशन मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे आई थिंक हम क्लास ए के जो हमारे सब ग्रुप 1 है उसको तो हम कवर कर चुके हैं। अब हम सब ग्रुप 2 पर आते हैं। सब ग्रुप 2 के कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है क्लोराइड आयन का टेस्ट। सबसे पहले कौन सा टेस्ट आता है? क्लोराइड आयन का। इसमें जो पहला टेस्ट है वो ये है कि क्लोराइड आयन है और अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 मिला रहे हैं तो वहां बनेगा HCl। HCl जो है वो हल्के हल्के इस तरह से निकलना स्टार्ट हो जाती है HCl। ये HCl निकल रही है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? NH4OH में भीगी हुई टेस्ट ट्यूब ले वो ग्लास रोड लेके आओगे यहाँ पे, और इस पे लगा होगा क्या? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसे लेके जाओगे यहाँ पे। जब इसे यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ से वाइट डेंस फ्यूम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो HCl प्लस NH4OH और मिलके क्या बन जाएंगे? NH4Cl। इस तरह से रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा आपके वाइट डेंस फ्यूम, है ना? क्या बन जाएगा ये? वाइट डेंस फ्यूम। ये आपने ग्लास रोड ले ली, किसमें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भीगी हुई ग्लास रोड आपने उस HCl के लगाई। यहां से पता लगता है कि ये क्लोराइड आयन है। दूसरा, आपने क्लोराइड लिया, अकेला कंसंट्रेट H2SO4 इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, बट अगर आपने MnO2 ले लिया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब ये दोनों मिलके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। दोनों मिलकर Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स अब जो रिएक्शन होगी वो Cl2 गैस निकलेगी, ग्रीनिश येलो गैस निकलती है एक। अकेला जो Cl माइनस है वो देखो, अकेला कंसंट्रेट H2SO4 Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये अभी भी माइनस में ही है। लेकिन अपने साथ में MnO2 मिला दे तो एक से भले दो,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये होता ही है। अकेला नहीं कर सकता Cl माइनस को, लेकिन साथ में जब MnO2 को दे दो, MnO2 को देते ही ये भी क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें सी वाले टेस्ट की, सी टेस्ट ये कहता है कि अगर क्लोराइड का वाटर एक्सट्रैक्ट है ना, क्लोराइड आयन का वाटर एक्सट्रैक्ट है, आपने वाटर एक्सट्रैक्ट लिया और साथ में अगर आप AgNO3 मिला लेते हो उसमें, तो AgCl का वाइट पीपीटी आ जाएगा। ये खूब पढ़ा हुआ है हमने, कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में AgCl के पीपीटी खूब निकाले, वो भी AgNO3 के साथ रिएक्शन कर करके ही आते थे। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। स्पेशल टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन, लिख देना, स्पेशल टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस given by and given by ionic chloride, यानी कि NaCl दे देगा, HgCl2 नहीं देगा, कोवेलेंट कैरेक्टर है, SiCl4 नहीं देगा, CCl4 कोवेलेंट है नहीं देगा, KCl दे देगा, SnCl2 दे देगा, SnCl4 नहीं देगा क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी, है ना, जो हमें ये जो है वो किसके लिए दे देता है, क्लोराइड आयन आयनिक होना चाहिए, यानी कि हमें क्लोराइड आयन इजीली मिल जाए, बस हमारा टेस्ट चल जाएगा। टेस्ट क्या होता है, सिंपल सा होता है, ये क्लोराइड आयन जो कि हमें कौन सी फॉर्म में लेना है, ट्राई प्लस K2Cr2O7, वो भी सॉलिड, प्लस कंसंट्रेट H2SO4। जब ये रिएक्शन करते हैं तो बनता है CrO2Cl2, इसे बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और ये जो होते हैं ये रेड वेपर्स होते हैं, है ना, कई जगहों पे रेड ब्राउन वेपर लिख देंगे, कई जगहों पे ऑरेंज लिख देते हैं, है ना। मैंने इसके बारे में मतलब ऐसा देखा है कि कई जगहों पे कुछ भी लिखा रहता है, तो ये रेड ब्राउन कलर के वेपर होते हैं, रेड ब्राउन। ये क्या हो गया भाई, CrO2Cl2, इसको आप बेसिक मीडियम में लेके जाओ, इसको क्या करना है, आपको बेसिक मीडियम में लेके जाना है। और बेसिक मीडियम का मतलब क्या है, NH4, सॉरी NaOH ले लो, NaOH ले लिया आपने। जब ये रेड ब्राउन वेपर जो है वो NaOH भरे हुए टेस्ट ट्यूब में पास करवाए जाएंगे, तो ये बनेगा Na2CrO4, ये बन जाता है हमारा येलो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि क्रोमेट आयन है, तो येलो सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो है वो हम किसके साथ करवाएंगे, इसके दो पार्ट कर देंगे येलो सॉल्यूशन के। इसके कितने पार्ट करेंगे, दो पार्ट कर देंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट बी है उसमें हम ऐड करेंगे क्या, एमिल क्लोराइड, क्या करेंगे उसमें, सॉरी एमिल क्लोराइड, अमिल क्लोराइड नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्लोराइड चल रहा है तो दिमाग में क्लोराइड ही चल रहा है, एमिल एल्कोहल और H2O2, तो ये बनेगा CrO5 ब्लू। ये आप जानते हो CrO5 ब्लू कलर का होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। पार्ट ए में हम साथ में इसमें मिलाएंगे लेड एसीटेट,
तो हमें मिलेगा PbCrO4 का क्रोम येलो पीपीटी, यानी कि हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा PbCrO4 का क्रोम येलो पीपीटी। ठीक है भाई, तो हमने क्या क्या मिलाया, दो पार्ट, इस येलो सॉल्यूशन को दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब, दो अलग टेस्ट हो गए कंफर्मेटरी। उस टेस्ट में ml अल्कोहल मिलाया, H2O2 मिलाया, तो हमने देखा ब्लू कलर हो गया। दूसरे वाले में हमने लेड एसीटेट मिलाया, है ना, और क्या कर दिया उसको, क्रोम येलो, PbCrO4 क्रोम येलो कलर का पीपीटी जो है वो हमारे पास आ गया। ये है बेसिक बेसिक सा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पे सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कि ये कौन से देते हैं, तो आंसर है बेटा आयनिक क्लोराइड्स देते हैं, क्योंकि हमें क्लोराइड आयन चाहिए। अगर आयनिक क्लोराइड नहीं होंगे तो नहीं देंगे, जैसे CCl4 नहीं देगा, SiCl4 नहीं देगा, KCl दे देगा, SnCl2 देगा। SnCl4 इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना। तो इस तरह से जो HgCl2 है वो नहीं देगा। जो भी कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं या जो पैदाइशी ही कोवेलेंट हैं, वो सब आयनिक क्लोराइड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और उनसे क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा तो वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे। क्लियर है भाई, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और Br माइनस के टेस्ट देखते हैं कि Br माइनस के टेस्ट क्या है। यस, देखो कुछ कुछ चीजें तो हमें पहले से पता है कि हमने Br माइनस में अगर कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया और MnO2 मिलाया विच इज वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक रेड ब्राउन कलर की गैस निकलने लगती है, इंटेंस फ्यूम्स ऑफ Br2। यहाँ पे कौन सा फ्यूम निकलना शुरू हो जाएंगे, Br2 गैस के फ्यूम निकलना शुरू हो जाएंगे। ये Br2 गैस जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। किस कलर की होती है ये, रेडिश ब्राउन। ठीक है भाई, दूसरा टेस्ट, ये तो नॉर्मल है, ये तो खैर हम प्रीलिमिनरी टेस्ट में भी कर चुके थे। दूसरा टेस्ट आपको क्या करना है, वाटर एक्सट्रैक्ट लेना है, यानी कि Br माइनस का पानी में घुला हुआ कोई कंपाउंड लाइक NaBr हो गया। अब NaBr में आपको CCl4 और NaBr एक ही टेस्ट ट्यूब में लेने हैं। मुझे बताओ CCl4 जो है वो कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा सॉल्वेंट है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो बताओ पानी और CCl4 आपस में मिक्स होंगे, इट्स सिंपल, लाइक पेट्रोल और पानी मिक्स होता है क्या, नहीं ना। तो CCl4 और पानी भी ऐसे ही रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। CCl4 और पानी भी क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। तो आपने Br माइनस आपका जो सॉल्ट है उसके पानी का सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसका वाटर एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, और साथ में आपने CCl4 मिलाया हुआ है। अभी इन दोनों का कलर जो है वो सेम है, बट हाँ आपको दो लेयर दिखेगी बट कलर सेम है। तो अब सेम कलर है तो लेयर का पता नहीं लग रहा हमें कि लेयर है या नहीं है। हम क्या करते हैं, उसमें Cl2 वाटर मिलाना शुरू करते हैं। और पी ब्लॉक में मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर Cl2 है और साथ में Br माइनस है, मैंने पढ़ाया था पी ब्लॉक में कि जो हैलोजन होता है वो अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड को क्या कर सकता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये लेयर टेस्ट में आ जाता है। वो जो अपन ने पी ब्लॉक में पढ़ा, ये कहां कहां मारा है, हमारे लेयर टेस्ट में, यानी कि ये बन जाएगा Cl माइनस और इसे बना देगा Br2। अब Br2 जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा, और नॉन पोलर कहां जाएगा बेटा, है ना, नॉन पोलर किस में चला जाएगा, मिक्स विथ CCl4। क्योंकि जैसे ही Br2 बनेगा, अभी तो ये Br माइनस है, आपने जैसे ही Cl2 अंदर मिलाया एक एक बूंद करके, Cl2 अंदर गया और उसने Br माइनस को ऑक्सीडाइज करना शुरू किया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, Br2 में कन्वर्ट कर दिया। अब वो Br2 कहां जाना पसंद करेगा, इन दोनों में से एक पानी की लेयर है और एक CCl4 यानी कि नॉन पोलर लेयर है, एक पोलर मीडियम की लेयर है, एक नॉन पोलर मीडियम की लेयर है। जैसे ही Br2 बना, Br2 ने देखा कि अब मेरा क्या काम पानी से, मैं तो अब पानी में घुलता नहीं हूं, तो उसने क्या कहा, उसने ऑर्गेनिक लेयर यानी कि CCl4 के ले सकते हो, यहां आप CS2 भी ले सकते हो, यहां आप CHCl3 भी ले सकते हो। कुल मिला के आपको ऐसा चाहिए जो नॉन पोलर हो एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, और ये एक्वस लेयर नीचे रह जाएगी और एक लेयर जिसमें Br2 घुल जाएगा, क्योंकि Br2 है क्या, नॉन पोलर। नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो अब ये एक लेयर बना देगा, और कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर आएगा या ब्राउन कलर आएगा, तो आंसर है सर ब्राउन कलर आएगा, क्योंकि Br2 का कलर तो ब्राउन होता है ना। तो Br2 एक लेयर बनाएगा ब्राउन कलर की। इसे बोलते हैं लेयर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे बेटा, लेयर टेस्ट। क्या बोला जाता है इसे, लेयर टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तीसरा वाला तो बहुत आसान है,
वाटर एक्सट्रैक्ट ले लो, AgNO3 मिला लो, पीछे क्लोराइड में AgCl बना था, यहाँ AgBr बनेगा। AgBr जो है वो एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, है ना, क्या मिलता है, पार्शियली सोल्यूबल होता है। ये जो होता है ये क्या बनेगा, AgBr, ये पार्शियली सोल्यूबल होता है। AgCl सोल्यूबल होता है, AgBr पार्शियली सोल्यूबल होता है, AgI इनसोल्यूबल रहता है। यहां से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और AgBr जो होता है वो पेल येलो, हल्का पीलापन आ जाता है। AgCl व्हाइट होता है। और इससे आगे अभी जाएंगे अगली स्लाइड पे, AgI, तो वो पीले कलर का होता है, पेल येलो भी नहीं, पूरा येलो हो जाएगा फिर वो। देख लो, सेम सेम टेस्ट है आयोडाइड आयन के लिए, सेम डिट्टो, कुछ नहीं है, आई माइनस करना है आपको और कलर बदलने हैं। वही पहला टेस्ट जो Br माइनस के लिए था, सेम MnO2 मिलाया, ये किया और I2 की जो है वो फ्यूम्स निकलना शुरू हो गई। सेम उसी तरह से आपने दो वाटर एक्सट्रैक्ट लिया, CCl4 लिया, दोनों मिलेंगे नहीं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर भी Cl2 डाला, Cl2 यहाँ पर भी क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, वॉयलेट कलर बनाएगा। ये वॉयलेट कलर जो है वो CCl4 के साथ मिक्स होगा। मतलब सेम टेस्ट है, पीछे वाला ही है, कलर अलग आएगा, बिकॉज वहां Br2 बन रहा था, यहाँ I2 बन रहा है। डिट्टो सेम, कुछ नहीं करना। तीसरा भी सेम टू सेम टेस्ट है, AgNO3 मिला होगे, बट यहाँ येलो प्रेसिपिटेट आएगा, किसका, AgI का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। और ये जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। इस चीज का आप अच्छे से ख्याल रख लें। AgCl सॉल्युबल, AgBr पार्शियली सॉल्युबल एंड AgI इनसॉल्युबल। इन तीनों अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। AgCl व्हाइट कलर, AgBr पेल येलो कलर, हल्का पीला, एंड AgI येलो कलर। क्लियर भाई, याद रह जाएगा। ये टेस्ट हो गए आपके आयोडाइड आयन के। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रेट आयन के टेस्ट जो हैं वो हम देखेंगे। नाइट्रेट आयन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। देखते हैं, आगे दिया होगा, ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम का कंफर्मेटरी टेस्ट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना इसको। क्या है ये, कुछ नहीं है, सारे नाइट्रेट पानी में घुले हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पे तो वाटर सोडा एक्सट्रैक्ट की बात ही नहीं आएगी, सब पानी में घुलते हैं, जितने नाइट्रेट है दुनिया के सब पानी में घुल जाते हैं। बस नाइट्रेट वाला चूर्ण जो तुमको मिला हुआ है वो लेना है, पानी मिलाना है, वाटर एक्सट्रैक्ट बन गया। अब इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है वो FeSO4 मिला दो। जब FeSO4 मिलाओगे और फिर साथ में धीरे से आप कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओ, थोड़ा सा दीवार के सहारे सहारे टेस्ट ट्यूब की, तो आप देखोगे कि उसके एज पे जो उसका सरफेस होता है लिक्विड का, वहां पर एक ब्राउन कलर की रिंग डेवलप हो जाती है। उस रिंग का फॉर्मूला होता है FeH2O5NoSO4। ये बहुत अच्छे से आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, है ना, ये जहां पे NO जो है वो प्लस की तरह काम करता है, ठीक है। और इस तरह से वो बनता है एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो की स्टेप्स आखिर है क्या इसी, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है तो वहां पे हम थोड़ी रिएक्शंस की बात भी कर लेते हैं कि पूछ लेंगे। नाइट्रेट में H2SO4 गया, नाइट्रेट आयन है, H2SO4 गया, HNO3 बना होगा। क्लियर भाई। फिर FeSO4 जो आपने मिलाया हुआ था वो HNO3 को रिड्यूस करता है और NO में कन्वर्ट करता है। HNO3 को रिड्यूस कैसे करता है बेटा, यहां देखो ये +5 में है, यहां देखो ये +2 में आ गया, क्या ये रिड्यूस हो गया। अगर हमारे पास NO नहीं आएगा तो लिगेंड कहां से आएगा, और NO लिगेंड नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ब्राउन रिंग नहीं बनेगी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग है क्या, अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, काफी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत नजाकत के साथ इस टेस्ट को करना पड़ता है। अगर आप बहुत ही हड़बड़ाहट में इस टेस्ट को करोगे तो ये रिंग कभी बनती नहीं है, बहुत अनस्टेबल होती है, ठीक है बेटा। तो फिर इसका मतलब हुआ जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, जो इस टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है NO का लिगेंड होना, और NO का लिगेंड होना, उसके लिए NO का होना जरूरी है। तो HNO3 को रिड्यूस करके NO बनाता है FeSO4, ठीक है। अब कुछ FeSO4 जो यूज हो गया वो तो ठीक है, वो तो फेरिक में चला जाएगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन जो नहीं हुआ और मिलाते हैं हम FeSO4, NO और H2O, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज FeH2O5NoSO4, है ना। ये कॉम्प्लेक्स आपका बनता है क्या, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ खास है नहीं इस टेस्ट में, पर काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद आता है, हम टेस्ट की बात करें हमारे क्लास बी एनायन की। क्लास बी एनायन हमें ये कह रहा है कि
सल्फेट एकमात्र आयन है हमारा क्लास बी में जो किसी वोलेटाइल प्रोडक्ट से नहीं बनता, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। तो सिंपल है, सल्फेट का वाटर एक्सट्रैक्ट ले लो, और अगर सोडा एक्सट्रैक्ट लेते हो तो हमेशा एसिडिफाई किया करो। किसी भी टेस्ट में जब सोडा एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है तो उसमें हल्के एसिड से उसे एसिडिफाई करते हैं मीडियम को, है ना, और ये एसिटिक एसिड होता है जनरली अगर सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करते हो तो। आप बोलोगे सोडा एक्सट्रैक्ट कब यूज करेंगे? जब मैं बोलूंगा कि कोई ऐसा सल्फेट है जो पानी में नहीं घुलता, तो वरना वाटर एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट चल जाएगा। BaCl2 मिलाओ, जैसे ही BaCl2 मिलाओगे BaSO4 बन जाएगा। BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl दोनों में इनसोल्युबल रहता है। ये इतना भयंकर प्रेसिपिटेट होता है ना, ये इनमें भी नहीं घुलेगा, ये इनमें भी नहीं घुलेगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा वाटर एक्सट्रैक्ट, दूसरा टेस्ट है। इसमें आप लेड एसीटेट मिला लो, तो लेड एसीटेट में PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सिंपल है, मतलब अगर इसको ऐसे टेस्ट ट्यूब वगैरह से देख रहे हो तो मुश्किल लग रहा हो तो डायरेक्ट रिएक्शन कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन यही है कि SO4 2- प्लस BaCl2, तो ये हो गया BaSO4। ठीक है, और इधर जो भी कैटायन होगा वो क्लोराइड को लेके भाग जाएगा। तो अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपने एनायंस के टेस्ट हो चुके हैं। कैटायंस के टेस्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो है किए हुए हैं, ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड कर लिए थे कैटायंस के टेस्ट, तो वो फाइल इसी के साथ मर्ज हो जाएगी, है ना। तो उससे मैं आपको एक कंप्लीट जो है वीडियो 1 घंटे और 1.5 घंटे के आसपास आपका वीडियो जो है वो कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगी, वो भी कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो तो फिर कैटायंस के टेस्ट जो है वो हम कर लेते हैं। कैटायंस के टेस्ट 2 तरह के होते हैं, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, है ना। ड्राई टेस्ट जो है उन सब में फ्लेम यूज होती है, कलर्स वगैरह देखे जाते हैं। नाम से भले ही ये फ्लेम टेस्ट है मगर इन सब में फ्लेम यूज होगी। इन सब में क्या यूज होगी बेटा? फ्लेम यूज होगी, है ना। तो फ्लेम टेस्ट है, तो फ्लेम टेस्ट हो गया, बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया, फॉस्फेट बीट टेस्ट हो गया। बोरेक्स बीट टेस्ट और फॉस्फेट बीट टेस्ट में कलर सेम चलते हैं। और चारकोल कैविटी एंड कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट हो गया। वेट टेस्ट पे भी आएंगे, फिलहाल हम ड्राई टेस्ट की तरफ चलते हैं। ये कैटायंस हमारे सिलेबस में है, इन्हें मैंने पहले ही बता दिया था। फ्लेम टेस्ट की बात कर लेते हैं। फ्लेम टेस्ट में हमारे सिलेबस में तो सिर्फ 2 ही हैं, आपको बाकी के कलर याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं। डायरेक्ट सॉल्ट को हीट करना होता है फ्लेम के अंदर, तो हमें डिफरेंट कलर की फ्लेम नजर आती हैं। रीजन है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी पे जाते हैं और वापस नीचे आते हैं तो एमिट करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एमिशन का जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रीजन में आता है, इसलिए हमें कलर दिखाई देता है। बेरिलियम मैग्नीशियम ये काम नहीं करते, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे काम के कैल्शियम बेरियम है। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, मैंने जिन पे स्टार मारे हुए हैं वो कैटायंस हमारे सिलेबस में है। अगर आप सारे याद रख पाते हो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन हाँ, अगर आप जल्दी जल्दी में इस चैप्टर को पढ़ के जाना चाहते हैं तो कम से कम वो कैटायंस मत छोड़ना जो सिलेबस में है। तो कैल्शियम और बेरियम आपके कलर्स देख लीजिए। ब्रिक रेड कैल्शियम अगर आप नॉर्मल आंखों से देखते हो तो, लेकिन अगर आप ब्लू ग्लास होता है एक, है ना, ब्लू कलर का एक ग्लास होता है जो रहता है, अगर आप वही ब्रिक रेड कलर को ब्लू कलर की ग्लास से देखोगे तो वो ग्रीन दिखेगा। एप्पल ग्रीन कलर आपको ब्लूइश ग्रीन दिखेगा। तो ये कुछ कलर्स मैंने लिखे हुए हैं, देख लेना। उसके बाद आता है बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट में कुछ नहीं होता, एक प्लेटिनम वायर होता है ना, देखा होगा आप सबने प्लेटिनम वायर लैब के अंदर। उस पर बोरेक्स लिया जाता है, उसे हीट किया जाता है, उसे डिकम्पोज किया जाता है। लगातार हीट करके जब वो डिकम्पोज होता है तो वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में टूट जाता है, एक मोती बन जाता है ऊपर, है ना। वो मोती बना होता है ग्लासी सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड से बना होता है। अब उस मोती को के ऊपर सैंपल लगाना है हमें, जो सॉल्ट मिला हुआ है अब लगाना है, वो तो बोरेक्स है। अब इस पे आप जब सैंपल लगाओगे तो हमें उस मोती के कलर बदलेंगे, और वो कलर दिखेंगे क्यों? क्योंकि ये जो जनरली देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स देते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? D1 से लेकर D9 तक होते हैं, हमको पता है ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन। तो D10 अगर कोई है तो वो ये नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे कोबाल्ट का ब्लू कलर आएगा, क्रोमियम का ग्रीन आएगा, है ना। उसी तरह से एक फॉस्फेट बीड टेस्ट होता है। जिस तरह से आपने बोरेक्स को हीट किया, अब हम यहाँ पे फॉस्फेट बीड टेस्ट करेंगे। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है एक, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना। इसीलिए इसका जनरल नाम है फॉस्फेट बीड टेस्ट। नाम है इसका सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको आप हीट करोगे तो ये भी टूटेगा जैसे वो टूटा था, ये टूटेगा,
ये भी एक बीड बनाएगा, ये भी एक बीड बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट की बीड बनाएगा, वो सोडियम मेटाबोरेट की बना रहा था, ये सोडियम मेटाफॉस्फेट की बनाएगा, और अमोनिया बनेगी और H2O बनेगी, तो वो तो गैसेस हैं तो उड़ जाएंगी, ये बीड हमारे पास रह जाएगी। अब इस बीड पे आप सॉल्ट लगाओ कोई भी, और वही कलर आएंगे, फिर वहां मेटाबोरेट बनते हैं, यहां मेटाफॉस्फेट बनेंगे, ठीक है भाई, ये कलर आएंगे। कलर्स आर सेम एज बोरेक्स बीड टेस्ट, और बोरेक्स बीड टेस्ट में कलर्स कौन से होते हैं वो मैं आपको पीछे बता रहा हूं। मैंने कलर्स उन्हीं के ही लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में है, देख लीजिए एक बार, ये लो, ये रहा आयंस के कलर है। अब नॉन ल्यूमिनस, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और कोल्ड और हॉट, है ना। देखो बेटा, एक जो फ्लेम होती है ना, फ्लेम, एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। एक फ्लेम जो होती है वो इस तरह से फ्लेम होती है कि एक तो यहां पे होता है, दूसरा ऐसे एक फ्लेम होती है। तो मान के चलो ये जो हिस्सा है ना, ये है ऑक्सीडाइजिंग और ये है रिड्यूसिंग, है ना। रिड्यूसिंग फ्लेम को बोलते हैं ल्यूमिनस, और इसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। ये नीचे वाला, आप कभी भी किसी फ्लेम को देखोगे ना तो आपको दो हिस्सों में वो चीज नजर आएगी, है ना। तो ये जो हिस्सा है ये है ऑक्सीडाइजिंग और ये है रिड्यूसिंग फ्लेम। अगर आप टेस्ट ट्यूब को यहां रख के हीट करते हो तो इसका मतलब है आप रिड्यूसिंग फ्लेम में उसे हीट कर रहे हो। जब आप टेस्ट ट्यूब को उसके टिप पे ले जाके गर्म करते हो फ्लेम के, तो इसका मतलब है आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसे हीट कर रहे हो। अब हीट कर रहे हो तो जब तक आप फ्लेम के अंदर रख रहे हो और कोई कलर दिख रहा है तो वो हॉट कंडीशन है। आप फ्लेम से हटाते हो तो वो तुरंत ठंडा होना स्टार्ट करता है तो अपना कलर बदलता है, तो वो कोल्ड वाला टेम्परेचर है। तो याद रखना, ये हॉट एंड कोल्ड भी, देखो पहली चीज तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम कहां कहां है वो पता चल गई। यानी टेस्ट ट्यूब को यहां रख के हीट करते हो तो रिड्यूसिंग फ्लेम में, यहां रख के हीट करते हो तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अब इसके अंदर भी हॉट एंड कोल्ड दो तरीके हैं। तो जब आप लगातार हीट कर रहे हो तो वो हॉट कंडीशन है और हटा रहे हो तो वो कोल्ड कंडीशन है। कॉपर +2, अब तीनों ही हमारे सिलेबस में है और तीनों कलर देंगे जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, कलरलेस। तो आप देख लेना, Fe+3 येलो, येलो ब्राउन, ग्रीन ग्रीन, ठीक है, क्योंकि आयरन +3 है, रिड्यूसिंग फ्लेम में जाएगा, आयरन +2 में बदल जाएगा और आयरन +2 का कलर ग्रीन होता है। उसके बाद Ni+2 है, रेड ब्राउन कलर, वॉयलेट कलर, और उधर वाले ग्रे ग्रे कलर हो जाएंगे, ठीक है भाई। उधर वाले कौन से कलर हो जाएंगे? ग्रे और ग्रे कलर हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं। अभी ठीक है। ये कलर्स देख लेना बेटा, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, ठीक है। थोड़ा सा उस कॉपर का ध्यान रखना, कॉपर हर जगह अलग है। देखो, ब्लू, ग्रीन, रेड, कलरलेस, ठीक है। आयरन में आसान है कि आयरन +3 में येलो होता है, थोड़ा गर्म करो तो येलो जो है वो ब्राउन ब्राउन सा भुना हुआ हो जाएगा, ऐसे समझ लो, तो येलो ब्राउन हो गया। तो ये ठंडे में येलो, गर्म में भुनोगे तो येलो ब्राउन, ठीक है। और बाकी ग्रीन ग्रीन मैंने सिखाई दिया था कि आयरन +2 में चला जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम में। Ni+2 के भी आपको याद करने पड़ेंगे, रेड ब्राउन, वॉयलेट, ग्रे ग्रे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अच्छे से आप जिस ट्रिक से याद करना चाहो कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर आता है चारकोल कैविटी टेस्ट। एक चारकोल का टुकड़ा होता है, उसमें एक कैविटी बनाई जाती है, उस कैविटी के अंदर यानी एक छेद किया जाता है चारकोल में, और छेद के अंदर माल डाला जाता है, चूर्ण, है ना, और फिर उसे इस फूंक दे के फ्लेम को वहां तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये फूंक देना बहुत जरूरी, वरना फ्लेम तो ऊपर जाएगी, फ्लेम को डायरेक्ट वहां पहुंचाना है, ठीक है। तो चारकोल कैविटी टेस्ट ये रहा कि सॉल्ट है और उसमें आपको सोडियम कार्बोनेट मिलाना है, माल प्लस सोडियम कार्बोनेट, चूर्ण प्लस सोडियम कार्बोनेट, चूर्ण प्लस सोडियम कार्बोनेट, कलर्ड मेटा ऑक्साइड्स बनेंगे। जब आप वो फ्लेम से गर्म करोगे उन्हें तो वो कलरफुल ऑक्साइड्स बनेंगे। जैसे लेड का जो बनेगा वो ग्रे कलर का बनेगा और जिंक का जो बनेगा वो व्हाइट कलर का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है भाई। ये कोल्ड के कलर लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है कि उसी टेस्ट को थोड़ा अपडेट करना पड़ता है। चारकोल नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट, अगर व्हाइट रेसिड्यू आता है पिछले टेस्ट में, जैसे इसमें आया जिंक व्हाइट देता है यहां पे,
तो व्हाइट पे आप रुक नहीं सकते कि भाई हाँ व्हाइट आ गया, तो हो सकता है पहले इसका कलर ही व्हाइट है, इसका कलर ही व्हाइट है, तो व्हाइट से वो तो व्हाइट ही रहेगा, तो आप पता कैसे करोगे कि उसमें जिंक है? तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज किया जाता है, सब कुछ सेम रहता है, बस 2-3 बूंदें जो हैं वो कोबाल्ट नाइट्रेट की मिला ली जाती है। तो 2-4 बूंदे जो है वो क्या कर दी जाती है? कोबाल्ट नाइट्रेट की मिला दी जाती है। अब कोबाल्ट नाइट्रेट भी अंदर जाके टूटेगा और कोबाल्ट का जो ऑक्साइड होगा वो कंबाइन होगा पहले वाले ऑक्साइड के साथ। पहले वाला ऑक्साइड कौन सा? ये वाला, कि जिंक है तो जिंक का ऑक्साइड बन रहा होगा। तो जिंक ऑक्साइड अकेला कलर नहीं दे पा रहा था, तो उसके साथ कोबाल्ट जो है वो जुड़ जाएगा और ग्रीन कलर दे देगा। अब मैंने तो इसमें और भी लिखे हुए हैं बिकॉज ये तीनों हमारे सिलेबस में है, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तीनों अपने सिलेबस में है। तो इस तरह से रिएक्शंस होती हैं और जो कलर बनता है वो है जनाबे आली मांगे गाड़ी बंगला पैसा। कैसे याद रखोगे? जनाबे आली मांगे, इनके ऑक्साइड्स के कलर वाइट होते हैं नॉर्मल, तो इनको अपन ने क्या किया? कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ मर्ज किया। कैसे किया? कोबाल्ट नाइट्रेट लाए, उसको भी तोड़ा और कोबाल्ट ऑक्साइड बना के, अब ये कोबाल्ट ऑक्साइड इनके साथ कलर दिखा रहा है। तो जब कोबाल्ट ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ मर्ज होता है तो ग्रीन कलर दिखाता है, जब कोबाल्ट ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो ब्लू दिखाता है, जब कोबाल्ट ऑक्साइड MgO के साथ जुड़ता है तो पिंक दिखाता है। तो याद करने का तरीका है जनाबे आली मांगे गाड़ी बंगला पैसा, ग्रीन ब्लू पिंक, याद हो जाएगा बेटा। अब आते हैं वेट टेस्ट पे, ठीक है? किस पे आते हैं? आप अपन वेट टेस्ट करते हैं भाई गिले गिले टेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पे सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया था, अगर नहीं घुलता है तो यहां पे क्या करना है कि वहां पर भी हमें घुला हुआ चाहिए। वेट टेस्ट का मतलब है हमने को वो चूर्ण घुला हुआ बनाना है। केटायन के टेस्ट के लिए भी चूर्ण को घोलना पड़ेगा। अब घोलना तब तक घोलना है जब तक वो घुल ना जाए, और जब वो घुल जाए वो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसे ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सॉल्यूशन को सिंपल ठंडे पानी में मिलाया, घुल गया तो मजे करो, तुमको आगे और कहीं नहीं जाना, वही तुम्हारा। अगर नहीं घुला तो फिर गर्म पानी में मिलाओ या उसे ही गर्म कर दो। नहीं मिला तो फिर उसे डाइल्यूट HCl और मिलाओ, उसमें घुल गया ठीक है OS ले लो। नहीं घुला फिर कंसंट्रेट HCl मिलाओ, मिल गया घुल गया तो ठीक है वो OS हो गया। नहीं घुला फिर डाइल्यूट HNO3 मिलाओ, नहीं मिला लास्ट में एक्वारेजिया मिलाओ, एक्वारेजिया में सब घुल जाते हैं। तो जरूरत नहीं पड़ती है एक्वारेजिया तक जाने की, कोई ढीठ होता है तो एक आध में जाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जो घुल गया वो OS है और आपको अल्टीमेटली उसे सॉल्यूबल फॉर्म में लेना है। आ जाइए, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ केटायंस की। ग्रुप में बांटे गए हैं इनको, और मैंने ट्रिक्स लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। ग्रुप फर्स्ट से लेके ग्रुप 0 तक इधर से इधर आने पर KSP की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि ऊपर वालों की KSP सबसे कम और नीचे वालों की KSP सबसे ज्यादा। नीचे अमोनियम है, सबसे नीचे अमोनियम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो इधर से इधर आने पर KSP यानी कि सॉलिड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। यानी कि सबसे इनसॉल्युबल ऊपर वाले हैं, फिर ये 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 हैं, और ये तो नीचे वाले तो आप देख लो, सोडियम के सोल्ट, पोटेशियम के सोल्ट, ये तो घुलते हैं, अमोनियम के सोल्ट। जिन पर मैंने रेड सर्कल मारा हुआ है वो हमारे सिलेबस में है, लेकिन हमें पूरा याद करना पड़ेगा। उसकी ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है, आप सामने लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है? ये हमारे सिलेबस में है, आप एक बार देख लो। ये निको मंजन है ना, और ये भारत सरकार, ये ना मांगो कर, अमोनियम हो ही गया, ऐसे ये सब मैंने लिखा हुआ है बेटा, ठीक है? क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि ये तो हो गए। अब इनके कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ये प्रेसिपिटेट बनते हैं, है ना, क्योंकि हमें प्रेसिपिटेट बनाने हैं इनको, तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमें कुछ मिलाना पड़ेगा। क्या क्या मिलाना है? ग्रुप फर्स्ट के प्रेसिपिटेट जो हैं वो क्लोराइड की फॉर्म में आते हैं। आज होगा प्रभात के क्लोराइड इनसोल्यूबल होते हैं, वो रहे व्हाइट कलर के। कब आएंगे? इनको क्लोराइड कैसे बनाओगे? जब डाइल्यूट HCl मिलाओगे तभी तो क्लोराइड बनेंगे। ये सब सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, तो H2S की जरूरत पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो आप वहां पे इनके कलर्स लिखे हुए हैं, देख सकते हो। आलू फेंका करो, ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो है प्रेसिपिटेट देते हैं, तो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस की जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, इनका ग्रुप रिएजेंट है। डायरेक्ट सवाल नीट में ग्रुप रिएजेंट से पूछ सकता है कि इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है। फिर ये जो ग्रुप फोर्थ है, इसका H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ये ध्यान रखना बेटा, ऊपर H2S एसिडिक मीडियम में है और नीचे H2S बेसिक मीडियम में है। दोनों H2S हैं मगर मीडियम चेंज है और फर्क पड़ता है, कलर्स वहां लिखे हुए हैं।
ये बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम जो है वो अमोनियम कार्बोनेट यानी कि इनके कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट आते हैं। सारे के सारे व्हाइट पीपीटी है, ये सारे के सारे व्हाइट पीपीटी। इसके लिए कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता, डायरेक्ट टेस्ट किए जाते हैं, कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता। और अमोनियम आयन के लिए भी कोई भी कॉमन रिएजेंट नहीं होता, अमोनियम आयन का भी सेपरेट टेस्ट किया जाता है। ठीक है भाई, तो अच्छे से कह रहा हूं, रिएजेंट्स लर्न कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। और जो कैटायन हमारे टेस्ट में है, सॉरी जो हमारे सिलेबस में है स्टार वाले, उनके पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट के कलर जरूर देख लेना। जैसे इसमें से PbCl2 का कलर देख लेना, PbS का कलर देख लेना, ठीक है, CuS का कलर देख लेना, ठीक है। इधर फिर इसमें से अपना कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम और आयरन है तो इनके कलर्स देख लेना। इसमें हमारे पास ZnS वाइट होता है और NiS ब्लैक होता है तो इनके कलर देख लेना, क्योंकि जो जो हमारे सिलेबस में है, बेरियम कार्बोनेट वाइट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट होता है, इनके भी कलर देख लेना। जहां जहां स्टार मारा हुआ है उसके प्रेसिपिटेट का कलर जरूर देख लेना एक बार। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ले लिया साहब, उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, क्योंकि हम पहले ग्रुप फर्स्ट के लिए परफॉर्म करेंगे तो ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl ग्रुप मिलाया। दो चीजें होंगी, प्रेसिपिटेट आएगा तो मानेंगे कि ग्रुप फर्स्ट है, या नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, दो ही चीजें होंगी। तो नहीं आया और आया, ठीक है, दो चीजें होंगी। और आ गया तो पीपीटी को अलग कर लो और फिल्ट्रेट को ऊपर ले लो। फिल्ट्रेट को आगे काम में लेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ये यही कैटायन हो, आगे वाले कैटायंस भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कैटायंस भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट आएगा ये AgCl, HgCl2 और PbCl2 का प्रेसिपिटेट आएगा। अब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया उसको अगर आप गर्म पानी में डालते हो और अगर घुल गया तो वो PbCl2 है, वो क्या है हमारा PbCl2 है। नहीं घुला तो वो AgCl या Hg2Cl2 है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है सिल्वर और लेड, फिर भी मैंने बता रखा है, कोई टेंशन मत लेना, आपके तो यहीं पे काम हो जाएगा कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया वो गर्म पानी में घुल जाता है, और गर्म पानी में घुल गया इसका मतलब लेड है, इन तीनों में से, इन तीनों में से लेड है। और नहीं घुला तो फिर ये दो हैं। फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे, है ना, या एक्सेस ऑफ अमोनिया प्रोवाइड कराओगे जो कि लिगेंड की तरह काम करेगी। अब तुरंत सिल्वर तो उसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तुरंत अगर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया तो मतलब उस AgCl और Hg2Cl2 में से भी AgCl प्रेजेंट है। अगर नहीं बना और इनसॉल्युबल ही रहा तो इसका मतलब फिर तो बचा ही है कि Hg2Cl2 प्रेजेंट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। हाँ, लेकिन आपने व्हाइट प्रेसिपिटेट को थोड़ी देर तक छोड़ दिया ये मिलाने के बाद, तो वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम वो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देता है, ये वाला। तो सिंपल सा फंडा है। ये लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl डाला, व्हाइट पीपीटी आ गया, इसका मतलब है AgCl भी हो सकता है, Hg2Cl2 भी हो सकता है, PbCl2 भी हो सकता है। अब गर्म पानी डाला, गर्म पानी में घुल गया तो PbCl2, मजे करो। नहीं घुला तो इसका मतलब PbCl2 को छोड़ के बाकी दो हैं। बाकी दो में आपने अमोनिया डाली एक्सेस या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला एक्वस, एक ही बात है। अगर घुल गया तो सिल्वर है, मजे करो। नहीं घुला तो मरकरी है, Hg2Cl2 है। और मरकरी पहले नहीं घुलता है, घुलता वो बाद में भी नहीं है, बट अपना कलर बदल देता है ना, वो भी प्रेसिपिटेट ही है और ये भी प्रेसिपिटेट है। तो पहले व्हाइट रहता है, थोड़ी देर छोड़ने पे वो ब्लैक हो जाता है, तो और कंफर्म हो जाता है कि वो मरकरी है। हालांकि हमारे को काम तो सिर्फ लेड से है, ये लेड है। लेड के कंफर्मेटिव टेस्ट कर लेते हैं, फिर आ जाओ। आप जो भी सॉल्युबल सॉल्ट है लेड का वो ले लो, सॉरी ये अपना सॉल्युबल सॉल्ट है वो ले लो, ठीक है, और उसमें KI मिलाओ, PbI2 का येलो पीपीटी आएगा, KCN मिलाओ, PbCN2 का व्हाइट पीपीटी आएगा, PbCrO4 मिलाओ। मैं जो आपको मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एक तो ये वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये K2C क्रोमेट वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी की चिंता मत करना, बाकी की चिंता मत करना, तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टेस्ट आप देख लीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद आता है लेड का और कॉपर +2 का टेस्ट, है ना, सल्फाइड की फॉर्म में जो है वो करेंगे हम। अगर हमारे पास पहले ग्रुप में कोई आयन नहीं आया, डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो कर ही लेंगे। आया था तो हमने प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेट कर लिया था, अब वो फिल्ट्रेट हम यूज कर सकते हैं, या फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। और अगर फिल्ट्रेट है तो डाइल्यूट HCl तो पहले से मिलाया हुआ है पहले वाले ग्रुप के लिए, तो खाली H2S पास करवानी है। अगर पीपीटी आ गया,
ठीक है, अगर पीपीटी आ गया और पीपीटी के कलर ब्लैक आए तो पीबीएस, एचसीएस, सीयूएस होंगे, येलो आया तो सीडीएस वगैरह होंगे, ऑरेंज होंगे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको तो ब्लैक पीपीटी से मतलब है क्योंकि सिलेबस में हमारा पीबीएस और सीयूएस ही है। ठीक है भाई। और अगर पीपीटी येलो अमोनियम सल्फेट में घुल गया तो वो सेकंड बी है, और अगर नहीं घुला तो वो सेकंड ए है, क्योंकि ग्रुप 2 में 2 हैं, आप चेक कर लेना, सेकंड ए और सेकंड बी। ठीक है भाई। चलो, ये इतना काम का नहीं है ये वाली स्लाइड, आप तो डायरेक्ट पीबी2 के टेस्ट पे देखो। जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आया पीबीएस का, है ना, अभी मैंने बताया पीछे पीबीएस और सीयूएस के ब्लैक पीपीटी आएंगे, उसमें डाइल्यूट HNO3 मिलाओगे तो PbNO3 सॉल्युबल हो जाएगा। फिर डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो PbSO4 का वाइट पीपीटी आ जाएगा। फिर अमोनियम एसीटेट मिलाओगे तो फिर से घोल दोगे उसे। ठीक है, फिर K2CrO4 मिलाओगे तो फिर से पीपीटी आ जाएगा। फिर इसमें एक्सेस NaOH मिलाओगे तो फिर से घुल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसके साथ खेल रहे हो। और ये खेलना क्यों जरूरी है? ताकि हम हर खेल के बाद, हर खेल के खत्म होने के बाद कंफर्म हो, ब्लैक पीपीटी को गोल दिया सॉल्युबल, सॉल्युबल को फिर से बनाया इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल को फिर से बनाया सॉल्युबल, सॉल्युबल को फिर से बनाया इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल को फिर से बनाया सॉल्युबल। ये गेम चलता रहता है और इस गेम से हम कंफर्म होते जाते हैं कि यस लेड है, लेड है, लेड है। चलो भाई, फिर आता है कॉपर की बात करते हैं। कॉपर, इसमें हमारे सिलेबस में कॉपर में ब्लैक पीपीटी सीयूएस जैसा पीबीएस था वैसा ही ब्लैक है। अब अगर आप कंसंट्रेट HNO3 मिलाओगे तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनेगा। कॉपर नाइट्रेट बनेगा तो इसमें क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सल्फर बनेगा। ये सल्फर जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सल्फेट में। और लास्ट में फाइनल, ये जो फाइनल रिएक्शन होगी ना थोड़ी देर बाद, वो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि मैं सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा हूं कि कॉपर +2 में अगर आप कंसंट्रेट HNO3 मिलाते हो तो इस वाली स्टेप को भूल जाओ और थोड़ी देर आप उसे छोड़ दो और गर्म करो। गर्म करो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन बन गया। अब वो कैसे बना हुआ मैं बताता हूं। ये जो सल्फाइड आयन है, ठीक है, ये जो सल्फाइड आयन है, यहां पे इसमें सल्फाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करके NO में बदल देते हैं और NO से और सल्फर में बदल जाते हैं। वो सल्फर फिर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट आयन से, क्योंकि नाइट्रेट तो और है ही सही, नाइट्रेट से ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बनता है। ये रहा, यहां से वो सल्फेट बना, तो इसलिए सल्फेट आया यहां पे। क्योंकि बच्चों का सवाल है सल्फेट कहां से आ गया? अरे भाई, पहले तो ये सल्फाइड, पहले तो ये सल्फाइड सल्फर में आया, -2 से 0 में आया, फिर 0 से भी ये +6 में आया, तो लगातार इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फाइनल हमें CuSO4 का ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। इतनी पंचायती याद करने की जरूरत नहीं आपको। फिर इसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो क्या हुआ कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuSO4 का बेसिक कॉपर सल्फेट मिला। बेसिक कॉपर सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिला। इसमें आपने एक्सेस में ये थोड़ा सा मिलाया तो पीपीटी आया, और ज्यादा मिलाया तो ये घुल गया। ठीक है, घुल गया। इसमें आपने एसिटिक एसिड मिलाया तो ये फिर से CuSO4 का ब्लैक पीपीटी आ गया। ये देखो, सॉरी ब्लू सॉल्यूशन बन गया CuSO4 का। अब ये की स्टेप है कि इसमें आपने K4FeCN6 मिलाया तो चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आया। ये वाला जो टेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक का जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CuSO4 के ब्लू सॉल्यूशन में अगर आप K4FeCN6 मिलाते हो तो Cu2FeCN6 चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आता है। बैचेस के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैंने ये वाली रिएक्शन लिखवा रखी है, आप चेक कर लेना। ठीक है भाई। उसके बाद आता है ग्रुप थर्ड की बात करेंगे बेटा। ग्रुप थर्ड की बात करेंगे। ग्रुप थर्ड में आयरन है, फेरिक है और एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो या पिछला फिल्ट्रेट अगर यूज करते हो तो पिछले फिल्ट्रेट में H2S गैस है, पिछले फिल्ट्रेट में H2S गैस है, पिछले वाला फिल्ट्रेट यूज करते हो तो H2S गैस है, तो H2S को उड़ाना जरूरी है, तो उसे पहले बॉईल करो। फिर क्योंकि सल्फाइड आयन जो होते हैं ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो अगर आपने गर्म किया, गर्म करने में देर कर दी तो वो सल्फाइड आयन हो सकता है कि आयरन +2 को +3 को +2 में कन्वर्ट कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जबकि हमारा टेस्ट लगेगा वो आयरन +3 के लिए लगेगा, फेरिक के लिए लगेगा, फेरस के लिए नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम कंसंट्रेट HNO3 भी मिलाते हैं कुछ ड्रॉप, ताकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करें। और गलती से अगर H2S गैस ने आयरन को +2 में पहुंचा दिया तो वो बचे जो भी आयरन +2 है उसको वो क्या कर देगा, वापस +3 में ले आएगा। क्योंकि जब तक वो फेरिक नहीं होगा वो डिटेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ग्रुप थर्ड का कैटायन फेरिक है।
फेरस नहीं है। तो ये एहतियात मतलब है ना कि प्रिकॉशनरी स्टेप है, तो करनी पड़ती है उससे पहले। अब आप ग्रुप रिएजेंट मिलाइए विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब प्रेसिपिटेट आएगा, अगर जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, रेड ब्राउन पीपीटी आता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और अगर ग्रीन पीपीटी आता है तो वो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड है। ये सारे हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट HCl में मिलाओगे तो क्लोराइड्स में बदल जाएंगे, ये AlCl3 में बदल जाएगा, ये FeCl3 में बदल जाएगा, और ये CrCl3 में बदल जाएगा, ये सारे घुल जाएंगे। अब यही हमारा टेस्ट यहां से शुरू होता है कि अगर मैं एल्यूमिनियम +3 का टेस्ट करना चाहूं तो वो जो व्हाइट जिलेटिनियस पीपीटी है उसमें मैं HCl मिलाऊंगा, कंसंट्रेट भी ले सकते हो, डाइल्यूट भी ले सकते हो। डाइल्यूट लोगे थोड़ा हीट करना पड़ेगा, AlCl3 आएगा सॉल्युबल। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक टेस्ट ट्यूब में NaOH मिलाऊंगा तो फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी आएगा। NaOH ज्यादा मिलाऊंगा तो वो घुल जाएगा, एल्यूमिनियम सोडियम सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोक्सिडो एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो एल्यूमिनेट, ऐसा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरा पार्ट जो हमने टेस्ट ट्यूब में इसका आधा किया था उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ब्लू लिटमस मिलाएंगे। ब्लू लिटमस जैसे ही जाएगा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाएंगे, एक होता है लिटमस पेपर, एक होता है लिटमस सॉल्यूशन। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जब मिलाएंगे तो ये लाल कलर का हो जाएगा। लाल कलर का क्यों होगा, क्योंकि AlCl3 इज बेसिकली एसिडिक। वाई एसिडिक, क्योंकि वो बना हुआ है एक एम्फोटेरिक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो इसलिए ये AlCl3 एसिडिक होता है। जब आप एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अब हमें वापस काम उल्टा करना है, इस रेड को ब्लू बदलना है, तो वापस से क्या मिलाओगे, ड्रॉप वाइज बेसिक मीडियम मिलाओगे। पहले मीडियम को बेसिक करोगे, जब मीडियम को बेसिक करोगे तो यही रेड कलर वापस से ब्लू में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में बेसिक मीडियम में रेड जो है वो वापस किस में बदल जाता है बेटा, ब्लू में बदल जाता है। तो अब तुम ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हो तो तुम्हें एक फ्लोटिंग है ना, फ्लोटिंग ब्लू कलर का एक प्रेसिपिटेट ऊपर ऊपर धीरे धीरे डालना है इसमें ड्रॉप वाइज, तो ऊपर तैरता हुआ तुम्हें एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट नजर आएगा, जो कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि झील, झील को देखते हैं ना हम, लेक 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 जी, पानी की झील, उस पे ब्लू कलर कैसे चमकता है जब पानी पे सनलाइट पड़ती है, तो वैसा चमकता हुआ एक प्रेसिपिटेट नजर आएगा। इसीलिए इसका नाम है लेक टेस्ट। क्या नाम है इसका, लेक टेस्ट। ये दो टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, किसके लिए, एल्यूमिनियम +3 के लिए। फिर बात करते हैं आयरन +3 के टेस्ट की, सेम चीज वही पीपीटी, उसमें मिलाया HCl, बन गया FeCl3। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में मिलाया केप फॉर FeCN6, पहले थोड़ा मिलाया तो प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आया, लेकिन ज्यादा मिलाया तो प्रशियन ब्लू का सॉल्यूशन बना, जो कि कोलोइडल फॉर्म में रहता है। उसका फॉर्मूला ये होता है। हालांकि इन दोनों में बाहर वाला आयरन +3 और अंदर वाला +2 ही है, इसलिए इसका नाम प्रशियन ब्लू है। वो प्रेसिपिटेट है, अगर थोड़ा सा मिलाओगे तो ज्यादा मिलाओगे तो वो प्रशियन ब्लू सॉल्यूशन बनता है। ऐसा सॉल्यूशन जो है तो सॉल्यूशन, मगर आप उसे फिल्टर नहीं कर पाते हो, वो कोलॉइड की फॉर्म में रहता है, पार्टिकल साइज बड़ी रहती है उसमें थोड़ी सी। दूसरे पार्ट में आप क्या करोगे, है ना, पोटेशियम थायोसाइनाइड मिलाओगे तो वो क्या करेगा, एक ब्लड रेड कलर डेवलप करेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी हो सकता है और एक सिंपल सॉल्ट की फॉर्म में भी है। दोनों ही, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म भी बनेगी तब भी ये रेड कलर, एकदम खून जैसा लाल कलर बनेगा, और अगर आप नॉर्मल सॉल्ट भी देखोगे तो भी ये नॉर्मल सॉल्ट का कलर भी लाल ही होता है। तो किसी भी फॉर्म में बन सकता है, वो हमको नहीं पता चलता, वो तो हमें तो खाली लाल कलर नजर आता है बेटा। तो ये हो गए आयरन के टेस्ट, मतलब फेरिक के टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप 4 के टेस्ट की, रिएजेंट H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। या तो पिछला फिल्ट्रेट यूज कर लो या ओरिजिनल सॉल्यूशन यूज कर लो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। अगर पीपीटी आया या नहीं आया, नहीं आया तो ग्रुप 4 कैटायन एब्सेंट होगा, आगे चलो। और आ गया तो उस पीपीटी में ये ब्लैक कलर के पीपीटी आ सकते हैं, ये बफ कलर का जो अपना फ्लैश कलर होता है, लाइट पिंक एकदम डल सा कलर होता है, वो MNS का होता है, और ZNS का व्हाइट कलर होता है। तो पहली चीज तो कलर से ही पता लग जाएगा। जब पता लगा तो हम आगे उन पीपीटी को घोलेंगे डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl में अगर पीपीटी घुल गया तो समझ जाना वो MNS और ZNS है, हमारे सिलेबस में इधर से एक है। और अगर नहीं घुलता है तो फिर वो NiS और COS है, और इधर से भी हमारे सिलेबस में NiS है। NiS ब्लैक कलर का होता है, COS भी ब्लैक कलर का होता है। वापस लिखता रहा हूं, MNS जो है वो बफ कलर का होता है और ZNS जो है वो व्हाइट कलर का होता है। ये बफ कलर का मतलब है एक हमारे जो कहते हैं ना कि लाइट पिंक कलर होता है ना, लाइट पिंक, एकदम लाइट पिंक, वो कलर होता है। फिर बात करते हैं, अगर नहीं घुले तो इन्हें एक्वारेजिया में घोलेंगे।
एक्वारेजिया में ये दोनों घुल जाएंगे, एक करेगा पिंक कलर का सॉल्यूशन डेवलप करेगा और दूसरा ग्रीन कलर का करेगा। जब ग्रीन करेगा तो समझ जाना NiCl2 बन गया, और जब पिंक करेगा तो बन जाना CoCl2 बन गया। तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है वो निकल का होगा। हमारे सिलेबस में दो हैं, जिंक और निकल। पहले जिंक की बात कर लेते हैं। जो व्हाइट पीपीटी हमारा आया ZnS का, उसे हम डाइल्यूट HCl में सॉल्यूबल कर देंगे, वो ZnCl2 में आ जाएगा। वो ZnCl2 जो है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सेम। पहले पार्ट में NaOH मिलाएंगे तो पहले तो जिंक हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी आएगा, और ज्यादा मिलाएंगे तो फिर वो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2। ठीक है भाई। फिर दूसरे पार्ट में हमको क्या करना है, इसे न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज ये तो एसिडिक है ही ऑब्वियसली। ये किससे बना है, डाइल्यूट HCl और जिंक से। तो ये न्यूट्रलाइज करना है, इसे न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के बाद इसमें आप K4FeCN6 मिलाओ तो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी मिलता है Zn2FeCN6। ये भी कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हुआ है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रिएक्शंस नीचे लिखी हुई है, ऊपर टेस्ट है नीचे रिएक्शन है। फिर Na+2 की बात करते हैं। Na+2 का सिंपल सा फंडा, NiS का जो ब्लैक पीपीटी उसको एक्वारेजिया में पीछे घोला तो ग्रीन कलर का NiCl2 सॉल्यूशन बन जाएगा, मैंने अभी पीछे बताया था। उसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम के लिए मिलाओ और DMG मिलाओ, डाइमिथाइल ग्लाइकोजीम। पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ाया हुआ है। रोजी रेड पीपीटी NiDMG एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये एकदम सटीक टेस्ट है Na+2 के लिए, स्पेसिफिकली Na+2 के लिए है। उसके बाद बात करते हैं बेटा ग्रुप 5 की, जिसमें हमारे पास बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम है। तो या तो ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके ये सब मिला लो, या पीछे का फिल्ट्रेट लेते हो तो ये दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, पीछे मिलाए थे, सिर्फ अमोनियम कार्बोनेट मिला लो। ठीक है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर आएगा तो वो बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। थोड़ा सा पीपीटी बचा लेना ताकि आप इनका डायरेक्ट फ्लेम टेस्ट कर पाओ। हमने पीछे देखे हैं इनके कलर्स होते हैं फ्लेम टेस्ट में, क्योंकि ये एस ब्लॉक वाले हैं। फिर आप थोड़ा सा बचा लिया और बाकी में हमने एसिटिक एसिड मिलाया तो इन सब के एसिटेट बन जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू ये सब एसिटेट है, ड्यू टू ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट। ये सब के एसिटेट होते हैं, एसिटेट सॉल्युबल होते हैं, मैक्सिमम सारे के सारे एसिटेट सॉल्युबल होते हैं, कुछ एक को छोड़ के। अब ये जो सॉल्युबल बनेगा इसके पार्ट A, B और C कर दो। इन तीनों पार्ट में आप पहले मिलाओ K2CrO4, येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो मतलब बेरियम क्रोमेट का है और बेरियम+2 कंफर्म है। पार्ट बी में आप अमोनियम सल्फेट मिलाओ, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो वो स्ट्रोंशियम सल्फेट का है, स्ट्रोंशियम कंफर्म है। पार्ट सी में अगर आप अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाते हो तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट है, यानी कि कैल्शियम+2 जो है वो कंफर्म है। कौन किसमें सॉल्युबल है ये मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर लेना। ग्रुप 6 सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जिसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ मैग्नीशियम है तो डायरेक्ट मैग्नीशियम की बात करते हैं। फिल्ट्रेट लेना है और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाना है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाना है, Na2HPO4 बनेगा क्या, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट पीपीटी आएगा। यही कंफर्मेशन है, एक सिंगल टेस्ट होता है मैग्नीशियम+2 का, वो हमने करना है, सिंपल सा। फिर आता है अमोनियम का टेस्ट लास्ट, ग्रुप 0। फिल्ट्रेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने भर भर के अमोनियम ऑलरेडी मिलाए हुए हैं, उसमें पहले कभी अमोनियम मिलाया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम कार्बोनेट भी हमने मिलाया, तो अमोनियम तो हमने खुद मिलाए हैं। फिर आप अमोनियम का टेस्ट करके बोलोगे अमोनियम आ गया, अमोनियम आ गया, तो मतलब वो ये 500 रुपए खुद ने छुपाए और अगले दिन निकाल के कह रहा हो देखो मुझे 500 रुपए मिले। अरे बेटा ऐसा नहीं होता है। तो ये तो है जो क्या है, अमोनियम वाले, अमोनियम हमने खुद मिलाया, तो इसीलिए हमें इसके लिए फिल्ट्रेट कभी यूज नहीं कर सकते। पिछले जो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक जो फिल्ट्रेट चल रहा है नहीं यूज कर पाएंगे, तो हमेशा इसके लिए तो सेपरेट ओरिजिनल सॉल्यूशन ही यूज किया जाता है, और उस सेपरेट ओरिजिनल सॉल्यूशन को KOH और NaOH मिलाया जाता है और अमोनिया गैस बना दी जाती है। अगर वाकई अमोनियम हुआ तो अमोनियम आयन को आप जब भी बेसिक मीडियम दोगे तो बेसिक मीडियम से अमोनियम आयन को मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, और अमोनियम आयन अपना दे देगा H+, और हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन में से H+ निकाल दूं तो अमोनिया गैस बचती है। अमोनियम बना किससे हुआ है, अमोनियम इसी से बना हुआ है, NH3+H+ से, है ना, इसी से तो NH4+ बना हुआ है बेटा। अब मैं बेसिक मीडियम इसलिए ले जा रहा हूं ताकि मैं इसको बुला सकूं वापस कि तू हट जा, तो वापस अमोनिया बचेगी। ये ला, अब अमोनिया की रिएक्शन आप नेस्लर रिएजेंट के साथ करा दो तो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता है,
और पीछे मैंने इसको वापस बता रखा है, ये देखो, इसको वापस इस फॉर्म में लिखा रखा है जो पीछे रिएक्शन थी। ओरिजिनल सॉल्यूशन KOH NaOH NH3 गैस। अब दो तरीके से अपन इसकी कर सकते हैं। पार्ट ए में आप क्या करोगे, वो जो अमोनिया गैस निकल रही है उसमें HCl से भीगी हुई ग्लास रोड लेके आओगे तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स। ठीक है, जब HCl निकल रही थी क्लोरीन के टाइम पे तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई ग्लास रोड लाए थे। अल्टीमेटली बनाना तो हमको अमोनियम क्लोराइड ही था। यहां पे निकल ही अमोनिया रही है तो HCl से भीगी हुई ग्लास रोड लेके आएंगे, फिर से बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। फिर ये बात है कि दूसरा जो पार्ट बी है, पार्ट बी में मतलब ऐसे आप समझ लो बी दूसरा पार्ट तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, दूसरी रिएक्शन ये है कि या तो आप ऐसा कर सकते हो या निकलती हुई अमोनिया गैस से, क्योंकि इसमें आपने कुछ मिलाया थोड़ी है, ग्लास रोड ही तो ऊपर रखी है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। दो तरीके से वो रिएक्शन चल रही है तो पहले ग्लास रोड लगा लो, फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप नेस्लर्स रिएजेंट मिलाओ धीरे धीरे करके, तो जो बाहर निकल रही है अमोनिया वो नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती है और टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके ऊपर आपको एक ब्राउन कलर का पीपीटी नजर आता है विच इज आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, और उसका फॉर्मूला ये होता है, ये रेड ब्राउन कलर का एक पीपीटी रहता है बेटा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ये आपका एक कंप्लीट चैप्टर बन चुका है जिसमें मैंने कहा था कि एनायंस का टेस्ट हमने शुरुआत में किए, फिर कैटायंस के जो रिकॉर्डेड फाइल थी, पहले की रिकॉर्डेड फाइल थी वो मैंने इसमें लगाई है, थोड़ा सा करीब करीब 30-35 मिनट का जो हमारा कैटायंस का टेस्ट है वो, और ये अब एक कंप्लीट आपका 1.5 घंटे का एक कंप्लीट चैप्टर बन चुका है। ठीक है, जैसा कि पहले भी बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, अब इसकी नीट लेवल के सवाल आसान आसान तरीके से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना NCERT जो प्रैक्टिकल वाली किताब होती है लैब मैनुअल, उसमें जो जो टेस्ट दिए हुए हैं मैंने इसमें सारे करवाए हुए हैं, तो 99% चांस है कि भैया इसमें से सवाल आ जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा ही है ये ज़रूरत से, बस इनको टाइमली आप रिवाइज जरूर करते रहे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा याद रखने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।